नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने YouTube चैनल फिशेस सॉल्यूशन 360 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी सेक्शन 22 जो बुक्स आया है एडिटोरिया का जुनून टेस्टिस का, उसका आज हम लोग चौथा प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में इसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आइए 150 प्रश्न को देखते हैं। 120 प्रश्न देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से और 30 प्रश्न देखेंगे करंट अफेयर से। तो चलिए शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और विचार करके सत्य कथन के बारे में बताना है कि कौन से सत्य कथन हैं। देखिए पहला पॉइंट कि रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति पुरातात्विक अवशेषों की तिथि निर्धारण की एक महत्वपूर्ण विधि है। तो क्या यह बात सही है? तो हाँ जी, ये बिल्कुल ही पॉइंट सही है कि रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति पुरातात्विक अवशेषों के तिथि निर्धारण की एक महत्वपूर्ण विधि है। रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति ये क्या है? तो पुरातात्विक अवशेषों की तिथि का निर्धारण करने की महत्वपूर्ण पद्धति है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि रेडियो कार्बन का अर्ध जीवन काल 10,000 वर्षों का होता है। तो क्या ये सही बात है? रेडियो कार्बन का अर्ध जीवन काल 10 वर्षों का नहीं होता है, बल्कि 55-68 वर्षों का होता है। कितने वर्ष का होता है? तो 55-68 वर्षों का, मतलब 5568 वर्ष का। रेडियो कार्बन का अर्ध जीवन काल कितना होता है? तो 65, 55, 68 याद रख लीजिएगा, ठीक है। और रेडियो कार्बन की विधि, यानी दूसरा पॉइंट गलत। रेडियो कार्बन की विधि 10,000 साल पुरानी वस्तुओं का काल निर्धारण किया जा सकता है, तो गलत बात है। ये 70,000 साल तक, कितना? 70,000 साल से अधिक पुरानी वस्तुओं का काल निर्धारण नहीं किया जा सकता है। क्या कह रहा है कि रेडियो कार्बन विधि द्वारा 10,000 साल पुरानी वस्तुओं का काल निर्धारण किया जा सकता है, तो ये गलत कह रहा है। सही क्या होगा कि 70,000 साल से अधिक पुरानी वस्तुओं का काल निर्धारण नहीं किया जा सकता है, तो ये पॉइंट भी गलत है। चौथा, मृत वस्तुओं में कार्बन 14 के घटकों का विघटन असमान अनुपात में जारी रहता है। असमान अनुपात बोला है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नहीं, एक्चुअली में ये समान अनुपात में होता है। कितना, कैसा अनुपात में? तो समान अनुपात में। तो आप इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि शिलालेखों एवं अन्य पुराने अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पैलियोग्राफी। शिलालेख एवं अन्य पुराने अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पैलियोग्राफी। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करने का रहा, कहता है कि भारत में सबसे प्राचीन और पठनीय, यानी जो प्राचीन भी हो पठनीय भी हो, शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक के हैं। जो प्राचीन और पठनीय हैं वो मौर्य सम्राट अशोक के हैं। वे आमतौर पर ईसवी पूर्व 3री शताब्दी में ए और बी बता रहा है, मैंने कौन सी लिपि पर पूछ रहा है और कौन सी भाषा में, मतलब सीधा सीधी पूछा जा रहा है कि जो मौर्य सम्राट अशोक थे वो उनके जो शिलालेख मिले हैं वो 3री शताब्दी में मिले हैं, ये बात बता रहा है खुद। अब पूछ रहा है कि वो जो शिलालेख है उसकी लिपि बताइए कि कौन सा था, और बताना है भाषा की कौन सा था। तो चलिए हम लोग बताते हैं। ब्राह्मी लिपि था, ब्राह्मी क्या था? लिपि था, और प्राकृत भाषा थी। ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा। चौथा नंबर, अशोक के शिलालेख सर्वप्रथम कब और किनके द्वारा पढ़े जा सके थे? तब वो पढ़े जा सके थे 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप द्वारा। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के शिलालेख सर्वप्रथम कब और किनके द्वारा पढ़े जा सके थे? तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 सूत्र सहित और विषय सहित है। एक तरफ सूत्र सहित है और ये सूत्र किस विषय में है वो पूछ रहा है। एक तरफ सूत्र सहित है और एक तरफ विषय सहित है। तो आइए बताना है आप लोग को कि जो शुल्ब सूत्र है, शुल्ब सूत्र वो किससे मिलान होता है? तो वो शुल्ब सूत्र गणित और ज्यामिति के लिए है। शुल्ब सूत्र किसके लिए है? तो गणित और ज्यामिति के लिए। और उसी प्रकार से सौरौत सूत्र किसके लिए? तो राज्यभिषेक समारोह के लिए, राज्यभिषेक समारोह के लिए सौरौत सूत्र, और शुल्ब सूत्र गणित और ज्यामिति के लिए। उसी प्रकार से गृहा सूत्र किस लिए है? तो विभिन्न प्रकार के धार्मिक संस्कार के लिए। तो गृहा सूत्र किसके लिए? तो विभिन्न प्रकार के धार्मिक संस्कार के लिए। आप लोग याद रखिएगा। वेदांत की कुल संख्या कितनी है? तो वेदांत की जो कुल संख्या है वो है 6। कितने हैं?
6 संख्या है वेदांत की। कौन कौन संख्या है जो आप लोग बताइए और याद कर लीजिए, हम याद करवा देते हैं। तो पहला देखिए, पहला वेदांत शिक्षा होता है। क्या होता है? शिक्षा। दूसरा क्या होता है? व्याकरण, व्याकरण। और तीसरा क्या होता है? निरुक्त, निरुक्त। तीसरा निरुक्त। चौथा क्या होता है? छंद, छंद। पांचवा ज्योतिष, ज्योतिष, ज्योतिष होता है पांचवा, ज्योतिष। और छठा कल्प होता है, कल्प होता है। तो ये 6 याद रखिए। पहला शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त। एक बार में बोलिए, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त। और दूसरा बार में बोलिए छंद, ज्योतिष, कल्प। छंद, ज्योतिष, कल्प। देखिए, शिक्षा जो होता है ध्वनि शास्त्र अर्थात सही उच्चारण की शिक्षा होता है। शिक्षा की किस लिए होता है? तो ध्वनि शास्त्र के लिए होता है, ध्वनि शास्त्र के लिए होता है शिक्षा। किसके लिए होता है? तो ध्वनि शास्त्र के लिए। और व्याकरण होता है भाषा शास्त्र के लिए। व्याकरण किस लिए होता है? तो भाषा शास्त्र के लिए होता है। ठीक है। अच्छा, ये निरुक्त किस लिए होता है? तो शब्दों की उत्पत्ति संबंधी, शब्दों की उत्पत्ति संबंधी होता है, शब्दों की उत्पत्ति संबंधी होता है, शब्दों की उत्पत्ति संबंधी होता है। और छंद किस लिए होता है? तो भाषा का सज्जा ज्ञान, भाषा सज्जा ज्ञान के लिए होता है, भाषा सज्जा ज्ञान होता है। ठीक है। और ज्योतिष क्या होता है? तो खगोल शास्त्र का ज्ञान होता है। ज्योतिष बोले तो खगोल शास्त्र का ज्ञान होता है। ठीक है, का ज्ञान होता है। और कल्प पूछे तो कल्प होता है कर्म कांड। कल्प क्या होता है? कर्म कांड होता है। इतनी बात याद रखिएगा कि वेदांत की कुल संख्या कितनी? तो 6 होता है। शिक्षा ध्वनि शास्त्र के लिए होता है, व्याकरण भाषा शास्त्र के लिए, निरुक्त होता है शब्दों की उत्पत्ति, छंद होता है भाषा सज्जा, ज्योतिष होता है खगोल शास्त्र का ज्ञान, और कल्प होता है कर्म कांड। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 7 नंबर। दक्षिण भारत में पुरातात्विक, दक्षिण भारत में पुरातात्विक पुरातात्विक खुदाई में ऐसे स्थल बहुतायात में मिले हैं जहां बड़े बड़े पत्थरों के बीच लोगों को अनेक औजारों, हथियारों और अन्य सामग्रियों के साथ दफनाया गया है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे मेगालिथ कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो मेगालिथ कहा जाता है। दक्षिण भारत में पुरातात्विक खुदाई में ऐसे स्थल बहुतायात में मिले हैं जहां बड़े बड़े पत्थरों के बीच लोगों को उनके औजारों, हथियारों और अन्य सामग्रियों के साथ दफनाया गया है। इसे क्या कहा जाता है? मेगालिथ। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है। एक तरफ क्या है? नवपाषाण कालीन बस्तियां है, दूसरी तरफ है अवस्थिति। तो देखिए पहली तरफ क्या है? चिरांद। चिरांद का मिलान होगा दोस्तों बिहार में। चिरांद कहाँ मिलेगा? तो बताना है बिहार में। चिरांद बिहार में मिलेगा। बुर्जहोम, बुर्जहोम मिलेगा कश्मीर में। बुर्जहोम कहाँ पे मिलेगा? कश्मीर में। बुर्जहोम कश्मीर में। कोलडिहवा, कोलडिहवा कहाँ? उत्तर प्रदेश में। कोलडिहवा उत्तर प्रदेश में। उतनूर या उतनूर, उतनूर कहाँ मिलेगा? तो आंध्र प्रदेश में। उतनूर आंध्र प्रदेश में। और पिकली हल कहाँ मिलेगा? कर्नाटक में। पिकली हल कहाँ मिलेगा? कर्नाटक में। पिकली हल कर्नाटक में मिलेगा। निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन की पहचान करें। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन की पहचान करें। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग ईसवी पूर्व 7वीं शताब्दी के आसपास शुरू हुआ माना जाता है। तो क्या यह बात सही है? तो हाँ जी, ये बात सही है कि भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग ईसवी पूर्व यानी 7वीं ईसवी पूर्व में 7वीं ईसा पूर्व के आसपास शुरू माना जाता है। तो सही बात है। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल के लोग पहाड़ी बस्तियों से दूर भी बस्तियों स्थापित करने में सफल रहे थे। तो ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग की शुरुआत पश्चिमी एशिया की तुलना में थोड़ा देर से शुरू हुआ था। फिर भी 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तो हो ही गया था, हो चुका था। ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है कि नवपाषाण कालीन लोगों के सामने एक गंभीर चुनौती भी थी कि वह था यंत्रों का एक सीमित दायरा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि चूंकि वे पत्थर से बने औजार और हथियारों पर निर्भर थे, अतः वे पहाड़ी क्षेत्रों से दूर बस्तियां स्थापित नहीं कर सकते थे कि वे केवल पहाड़ी चट्टानों और पहाड़ी नदियों, घाटियों के ढलानों पर ही बस सकते थे। तो ये गलत कथन गलत है कि नवपाषाण काल के लोग पहाड़ियों, बस्तियों से दूर भी बस्तियां स्थापित करने में सफल है। ये बिल्कुल गलत है।
उन स्थल युगों की पहचान कीजिए जहां नव पाषाणकालीन हड्डियों के औजार बहुतायत में प्राप्त हुए हैं। तो वो है बुर्ज, होम और चिरांद। उन स्थलों की पहचान कीजिए जहां नव पाषाणकालीन हड्डियों के औजार बहुतायत में प्राप्त हुए हैं। तो वो है बुर्ज, होम और चिरांद। प्रसिद्ध नव पाषाणकालीन स्थल सेनुआर। प्रसिद्ध नव पाषाणकालीन स्थल सेनुआर बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वो है रोहतास। प्रसिद्ध नव पाषाणकालीन स्थल सेनुआर बिहार में किस जिले में स्थित है? रोहतास। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से कब्र में मृतक के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो वो है बुर्ज, होम। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से कब्र में मृतक के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने के क्रम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो वो बुर्ज, होम है। निम्नलिखित ताम्रपाषाण संस्कृतियों पर विचार करिए और विचार करके उसको कालानुक्रम में सजाइए। देखिए, पहला, जब सजाने जाइएगा तो एक है आहर यानी आहर ताम्र पाषाण संस्कृति। वो है 2100 से 1500 ईस्वी पूर्व। 2100 से 1500 ईस्वी पूर्व में 2100 से 1500 ईस्वी पूर्व में आहर या आहर ताम्र पाषाण संस्कृति। दूसरा है कैथ या कायथा ताम्र पाषाण संस्कृति। ये है 2000 से 1800 ईस्वी पूर्व। 2000 से 1800 ईस्वी पूर्व इसकी चर्चा मिलता है। तो आप लोग इसे याद करिएगा कि कायथ या कैथ ताम्र पाषाण संस्कृति 2000 से 1800 के बीच में। जोड़वे 1400 से 700 ईस्वी पूर्व में मिलता है। 1400 से 700 ईस्वी पूर्व में जोड़वे संस्कृति मिलता है। एक है मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश में है, जो 1700 से 1200 ईस्वी पूर्व में मिलता है। 1700 से 1200 ईस्वी पूर्व में मिलता है। मालवा संस्कृति कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है। जोड़वे संस्कृति कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। जोड़वे संस्कृति महाराष्ट्र में है। जोड़वे संस्कृति महाराष्ट्र में है। आहर या आहर ताम्र पाषाण संस्कृति बनारस घाटी में है, राजस्थान। बनारस घाटी राजस्थान। कहाँ है? बनारस घाटी राजस्थान। बनारस घाटी राजस्थान में है। जोड़वे संस्कृति कहाँ है? तो जोड़वे संस्कृति महाराष्ट्र में है। और जोड़वे संस्कृति कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और आहर या आहर ताम्र पाषाण संस्कृति बनारस घाटी में। मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश में। और आहर ताम्र पाषाण संस्कृति कहाँ है? तो वो है बनारस घाटी में। आहर सॉरी हाँ, कायथ कहाँ है? तो कायथ है जो है मध्य प्रदेश में। बनारस में ये नहीं है, ये मध्य प्रदेश में है। कायथ मध्य प्रदेश में है और मालवा मध्य प्रदेश में है। और आहर ताम्र पाषाण संस्कृति कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। ये है राजस्थान में। ठीक है। आहर ताम्र पाषाण कहाँ है? तो राजस्थान के बनास घाटी में। बनास घाटी में। ठीक है। एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा फिर से क्लियर कर देता हूँ। देखिए, कायथ है। कायथ है ताम्र पाषाण। डेट तो वही है। डेट को मैं फिर से एक बार क्लियर करता हूँ। रुक जाइए एक सेकंड, ठहर जाइए। हाँ, सबसे पहले देखिए, ये कायथा कायथा ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति ये कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है। और ये इसकी टाइम पीरियड कब तक रहा था? तो 2000 सॉरी 2000 2000 से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व तक रहा था। 1500 ईस्वी पूर्व तक रहा था। एक सेकंड। हाँ, कायथा कब रहा था? 2000 से 1500 नहीं बल्कि 1800 ईस्वी पूर्व तक रहा था। ठीक है, पूर्व रहा था, सब बीसी में जाएगा। तो कायथा या कायथ ताम्र पाषाण संस्कृति का टाइम पीरियड क्या था? 2000 से 1800 ईसा पूर्व में। कहाँ पे रहा था? तो ये मध्य प्रदेश में रहा था। मध्य प्रदेश में। दूसरा है जोड़वे संस्कृति। ये कहाँ रहा था? तो ये महाराष्ट्र में रहा था। महाराष्ट्र में रहा था। और इसकी टाइम पीरियड था 1400 से 700 बीसी। 1400 से 700 बीसी। और इसके बाद आहर या ताम्र पाषाण संस्कृति कहाँ रहा था? तो बनास घाटी राजस्थान। बनास घाटी राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। अच्छा, आहर ताम्र पाषाण का ये टाइम पीरियड कब था? तो ये था 2100 से 1500 ईसा पूर्व। 2100 से 1500 ईसा पूर्व। मालवा संस्कृति कहाँ था? तो मध्य प्रदेश में था। और इसका टाइम पीरियड क्या था? तो ये था 1700 से 1200 ईस्वी पूर्व। 1700 से 1200 ईस्वी पूर्व में था। ठीक है। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
इसमें भी मिलान करने कह रहा है। एक तरफ ताम्र पाषाण संस्कृति के स्थल हैं, दूसरे तरफ अवस्थिति हैं। तो देख लीजिए क्या क्या है। इसका आंसर बी ऑप्शन होने जा रहा है। कह रहा पांडु राजर धिब्बी, ये क्या है, पश्चिमी बंगाल में। पश्चिमी बंगाल में पांडु राजर धिब्बी कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। और गणेशर, गणेशर कहाँ है, तो राजस्थान में। गणेश्वर कहाँ है, तो राजस्थान में। गणेश्वर कहाँ है, राजस्थान में। पांडु राजर धिब्बी कहाँ है, तो पश्चिमी बंगाल में। एरन, एरन कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। एरन कहाँ है, मध्य प्रदेश में। इनाम गांव कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। इनाम गांव महाराष्ट्र में, एरन मध्य प्रदेश में, गणेश्वर राजस्थान में। पांडु राजर दिव्य कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। देखेंगे अगला प्रश्न। कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार करिए और सही कथन के बारे में बताइए। तो इसमें सही कथन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 1 और 3 सही कथन है। तो देख लीजिए, महाराष्ट्र की जोड़वे संस्कृति का विकास मुख्यतः परवरा नदी के किनारे हुआ। तो हाँ, जोड़वे संस्कृति का विकास कहाँ हुआ, परवरा नदी। और दूसरा कह रहा है कि जोड़वे संस्कृति का विकास 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक हुआ, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि अभी अभी आप लोग को बताए थे कि जोड़वे संस्कृति का विकास काल 1400 ईसा पूर्व से लेके 700 ईसा पूर्व तक हुआ था। तो जोड़वे संस्कृति 1400 ईसा पूर्व से 700। तीसरा पॉइंट सही कह रहा है कि इस संस्कृति पर दक्षिण के नव पाषाण संस्कृति के तत्व भी विद्वान पाए गए थे। इस संस्कृति पर दक्षिण के नव पाषाण संस्कृति के तत्व भी विद्वान पाए गए थे। जोड़वे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल नेवासा है, बिल्कुल गलत, क्योंकि इसका सबसे बड़ा स्थल दायमाबाद है। कहाँ है, दायमाबाद है। जोड़वे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल दायमाबाद। किस ताम्र पाषाणकालीन स्थल के लोग विविध प्रकार के अनाज जैसे बेर, अलसी, कपास, राई, बाजरा, मोटे अनाज आदि का उत्पादन बहुतायत में किया करते थे? तब वो है नब्दा टोली। नब्दा टोली। किस ताम्र पाषाणकालीन स्थल के लोग विविध प्रकार के अनाज जैसे बेर, अलसी, कपास, राई, बाजरा, मोटे अनाज का आदि का उत्पादन बहुतायत में क्या करते थे? तो वो है नब्दा टोली। नब्दा टोली। निम्नलिखित में से किस ताम्र पाषाणकालीन स्थल का संबंध बिहार से नहीं है? तो वो है खैराडीह, ये बिहार से संबंधित नहीं है। बाकी सेनुवार, सोनपुर, ताराडीह ये बिहार से संबंधित है। बिहार से कौन सा ताम्र पाषाणकालीन संबंधित है? तो ये संबंधित है सेनुवार, सोनपुर और ताराडीह। ताम्र पाषाणकालीन स्थल से संबंधित है सेनुवार, सोनपुर, ताराडीह, लेकिन खैराडीह संबंधित नहीं है। खैराडीह कहाँ से है दोस्तों? तो वो है उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र से। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है विंध्य क्षेत्र, वहां से, जो कि आज इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। 18 में कह रहा है कि कथन ए और कारण है पर विचार करना है। दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। ताम्र पाषाणकालीन लोग मवेशी जैसे भेड़, बकरी आदि पालते थे और उन्हें आंगन में बांधते थे। तो क्या ये बात सही है क्या? तो बिल्कुल सही है कि ताम्र पाषाणकालीन के लोग मवेशी जैसे भेड़, बकरी आदि पालते थे और उन्हें आंगन में बांधते थे। दूसरा कह रहा है, इसका कारण कह रहा है कि कारण क्या था? तो उन जानवरों का उपयोग दूध एवं गत्व उत्पादों के लिए किया जाता था। तो ये पॉइंट गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाता। भेड़ बकरी को पालते थे। पालतू जानवरों का उपयोग खाने के लिए होता था और दूध एवं अन्य उत्पादों के लिए इस्तेमाल नहीं होता था। ये याद रखिएगा, मांस के लिए किया जाता था भेड़ बकरी का प्रयोग। अगला प्रश्न, गाय जैसे पाला जब जाने लगा तब दूध का इस्तेमाल किया जाने लगा। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन की पहचान करिए। तो सत्य कथन देखिए कौन कौन है। तो पहला, हड़प्पा सभ्यता का उत्तर पूर्वी विस्तार मेरठ उत्तर प्रदेश तक माना जाता है। बिल्कुल ही सही है कि हड़प्पा सभ्यता का उत्तर पूर्व विस्तार मेरठ में उत्तर प्रदेश तक विस्तारित है। अभी तक भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 2800 हड़प्पा स्थल की पहचान की जा चुकी है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि अभी तक भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 2800 हड़प्पा स्थल की पहचान की जा चुकी है। तीसरा, कि हड़प्पा सभ्यता ईसवी पूर्व की तीसरी ईसा पूर्व और दूसरी शताब्दी की दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता संस्कृति है। तो ये पॉइंट भी सही है। लेकिन चौथा पॉइंट गलत है कि हड़प्पा नामक स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तो ये पॉइंट बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, ये सिंध प्रांत में नहीं बल्कि पंजाब प्रांत में है। कहाँ पे है? तो पंजाब प्रांत में है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ हड़प्पा सभ्यता के स्थल है और दूसरी तरफ इसका अवस्थिति है। दूसरी तरफ क्या है? इसकी अवस्थिति। तो चलिए देखिए, मिलाइएगा तो क्या होगा कि पहला कालीबंगा, इसका ऑप्शन 3 होने वाला है। क्या होने वाला है? 3। यानी कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है दोस्तों? तो राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान में है। बनावली कहाँ है? तो हरियाणा में है। बनावली कहाँ है दोस्तों? हरियाणा में। आलमगीरपुर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। आलमगीरपुर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। धौलावीरा आप लोग को पता होगा कहाँ है? गुजरात में। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। धौलावीरा गुजरात में। दायमाबाद कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। दायमाबाद कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। तो ये याद हो गया, दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन मोहनजोदारो से संबंधित है कि प्राप्त जो महान स्नानागार का परिमाप मिला है वो परिमाप था, कितना परिमाप था? तो वो परिमाप था दोस्तों, इसका ऑप्शन डी होगा कि लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और 2.43 मीटर की गहराई था। 11 लंबाई कितना? 11.88, देखिए 11 थे 88 और 7.01 और 2.43। आप लोग ये याद रखिएगा, ठीक है? ठीक है, मतलब आप लोग को क्या याद रखना है कि लंबाई कितना था? 11.88, चौड़ाई कितना था? 7.01 और गहराई कितना था? 2.43। और ये महान स्नानागार है, स्नानागार था। कहाँ से मिला था? तो ये मिला है मोहनजोदारो से। कहाँ से मिला था? तो मोहनजोदारो से मिला था। अगला क्वेश्चन देख लें हम लोग, 22 नंबर। देखिए 22 नंबर कह रहा है कि 22 नंबर कह रहा है रिक्त स्थानों को भरिए। यानी पहला कह रहा है कि कालीबंगा के डैश हिस्से में भी ईंटों के चबूतरे हैं जिसका इस्तेमाल अन्नागार के लिए हुआ होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा दक्षिणी। कालीबंगा के डैश हिस्से में भी ईंटे के चबूतरे हैं जिसका इस्तेमाल अन्नागार के लिए हुआ होगा। तो इसका क्या हो गया आंसर? दक्षिणी। अगला, हड़प्पा सभ्यता किस धातु युग से संबंधित मानी जाती है? तो वो मानी जाती है कांस्य युगीन। किसके संबंध से मानी जाती है? तो कांस्य युगीन से संबंधित मानी जाती है। ठीक है, कांस्य युगीन। अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि की खोज कब हुई थी? तो वो खोज हुई थी 1853 ईस्वी में। हड़प्पा से सभ्यता की लिपि की खोज कब हुई थी? तो 1893 ईस्वी में। कब हुई थी? तो 1893 ईस्वी में, 53 ईस्वी में, सॉरी 1853 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में हुआ था। अगला, मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता के नगरों के बीच व्यापारिक गतिविधियों के पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हुए थे? हुए हैं मेसोपोटामिया के ग्रंथों में हड़प्पाई क्षेत्रों के लिए किस नाम से जाना जाता है, किस नाम का प्रयोग किया गया है? तो वो प्रयोग किया गया है मेलुहा। किसका प्रयोग किया गया है? तो मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता के नगरों के बीच व्यापारिक गतिविधियों के पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेसोपोटामिया के ग्रंथों में हड़प्पाई क्षेत्रों के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है? तो मेलुहा का प्रयोग किया गया है। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर 3 सिंग वाले सिर के एक योगी की मुद्रा चित्रित है जिसके पास कुछ पशुओं के चित्र भी उत्कीर्ण किए गए हैं जो मिलते हैं। उन पशुओं में किस पशु का चित्र उन मोहरों में नहीं पाया गया है? तो वो है बैल। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर 3 सिंग वाले सिर के एक योगी की मुद्रा चित्रित है जिसके पास कुछ पशुओं के चित्र भी उत्कीर्ण किए गए हैं। उन पशुओं में किस पशु का चित्र उन मोहरों में नहीं पाया गया है? तो बैल में का नहीं पाया गया है, बाकी हिरन, हाथी, गैंडा का पाया गया है। हिरन, हाथी, गैंडा का पाया गया है। कांस्य निर्मित एक अर्धनग्न महिला नर्तकी की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो वो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। कांस्य निर्मित एक अर्धनग्न महिला नर्तकी की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से। आर्य शब्द किस बात का संकेतक है? तो वो संकेतक है एक सांस्कृतिक समुदाय। आर्य शब्द किस बात का संकेतक है? एक सांस्कृतिक समुदाय। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए।
एक तरफ अभिलेख है, दूसरे तरफ जगह है कि कहाँ से क्या मिला है। तो देख लीजिए कहाँ से कौन मिला है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। कासित अभिलेख कहाँ से मिला है, तो इराक से मिला है। कासित अभिलेख कहाँ से मिला है, तो इराक से मिला है। और हित्तित अभिलेख कहाँ से मिला है, तो वो मिला है तुर्की से। हित्तित अभिलेख कहाँ से मिला है, तो तुर्की से मिला है। हित्तित अभिलेख तुर्की से मिला है। और मितानी अभिलेख कहाँ से मिला है, तो ये सीरिया से मिला है। मितानी अभिलेख किससे कहाँ से मिला है, तो सीरिया से मिला है, सीरिया से मिला है। ठीक है, तो याद कर लीजिए कि हित्तित अभिलेख कहाँ से मिला है, तो तुर्की के अनातोलिया भी कहा जाता है। हित्तित को तुर्की का अनातोलिया भी कहा जाता है। और इराक के पहले मेसोपोटामिया का नाम भी जाना जाता था। कासित अभिलेख, कासित अभिलेख में इराक को पहले मेसोपोटामिया के भी नाम से जाना जाता है। और मितानी अभिलेख को सीरिया से प्राप्त हुआ है। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 30 नंबर कह रहा है। 30 नंबर कह रहा है कि एक तरफ कथन है और कारण है। तो चलिए देखते हैं क्या है सही आंसर। कह रहा है कि पहला कि इंडो आर्यन समुदाय के लोग कबीलाई और गैर कबीलाई संघर्ष में हर जगह सफल रहे। तो ये बात बिल्कुल ही सही है कि इंडो आर्यन समुदाय के लोग कबीलाई और गैर कबीलाई संघर्ष में हर जगह सफल रहे। और इसका सफल रहे, क्यों सफल रहे, तो क्योंकि इंडो आर्यन के पास अश्व मुक्त रथ और कवच बर्मन और बेहतर हथियार थे। कवच कवच और बेहतर हथियार थे इंडो आर्यन के पास, और अश्व युक्त थे, इसलिए वो बार बार जीत जाते थे। तो ये बात बिल्कुल ही सही है। 31 का आंसर देख लीजिए। 31 का कह रहा है कि निम्नलिखित ऋग वैदिक संस्थाओं पर विचार करिए और बताइए कि उपरोक्त में किन संस्थाओं में महिला भी भाग लेती थी। तो वो भाग लेती थी 1 और 3 में, माने सभा और विरत में भाग लेती थी। सभा और विरत में महिलाएं भी भाग लेती थी। ये ऋग वैदिक की संस्थाएं हैं। ठीक है, आगे देखिए, शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद में किस अध्याय में आया है, तो वो आया है दोस्तों दशम में। शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद के किस अध्याय में आया है, तो दशम में आया है। ऋग्वेद में जल के देवता के रूप में किसका उल्लेख किया गया है, तब वो किया गया है वरुण का। तो वो किसका किया है, तो वरुण का किया गया है। ऋग्वेद में जल के देवता के रूप में किस रूप में उल्लेख किया गया है, तो वरुण के रूप में। इंद्र को युद्ध और वृष्टि के देवता कहा जाता था। इंद्र को किसका देवता कहा जाता था, तो युद्ध और वृष्टि का, मतलब वर्षा का। युद्ध और वृष्टि का, युद्ध और वृष्टि का, वृष्टि मतलब वर्षा का देवता बोला जाता है। ठीक है, और अग्नि देवता जो है देवताओं और लोगों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। अगर कोई अग्नि देवता रहते हैं तो उनको कहा जाता था कि देवता और प्राकृतिक संतुलन बना के रखते थे। सॉरी, देवताओं और लोगों के बीच मध्यस्थता की भूमिका अग्नि क्या करते थे। और वरुण, वरुण किसके भगवान थे, तो अभी अभी मैंने बता ही दिया कि जल के देवता हैं और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए वरुण का ही काम है। और सोम वनस्पतियों के देवता थे। सोम किसके देवता थे, तो वनस्पतियों के देवता थे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। देखेंगे इसमें सत्य कथन पहचानने कर रहा है। तो सत्य कथन कौन से हैं, तो ऋग वैदिक कालीन लोगों का मुख्य व्यवसाय बिल्कुल रूप से पशुपालन था। ऋग वेद में मुख्य व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन। दूसरा कह रहा है कि ऋग वैदिक के लोग कृषि के ज्ञान का अभाव था, बिल्कुल नहीं, कृषि तो होता था, पशुपालन और कृषि भी होता था, लेकिन कृषि मेन व्यवसाय नहीं था, ये जीवन के लिए होता था, मैंने खाने के लिए होता था। अब हम लोग 35 नंबर का प्रश्न देखेंगे। 35 नंबर प्रश्न सूची मिलाने का रहा। एक तरफ बारंबारता है, मतलब कहने का मतलब एक तरफ ये सारे शब्द हैं और इस सारे शब्द को कितने बार नाम लिया गया है उसके बारे में बताना है। तो ये चलिए हम लोग बताते हैं। इसका ऑप्शन हम पहले ही बताते हैं, 5 होगा। जनपद, जनपद को एक बार भी नाम नहीं लिया गया है, जनपद को एक बार भी नाम नहीं लिया गया। ये सारे के सारे ऋग्वेद में उल्लेख पूछ रहा है। पूछा कि ऋग्वेद में जनपद को कितनी बार उल्लेख किया गया है, तो एक भी बार नहीं। इंद्र को कितनी बार किया गया है, 250 बार उल्लेख किया गया है। इंद्र को 250 बार और अग्नि को 200 बार। अग्नि को 200 बार। जन को कितनी बार किया गया है, तो जन को किया गया 275 बार। जन को 275 बार। और 20 को 170 बार। 20 को 170 बार। तो याद रख लीजिए, जनपद को एक भी बार नहीं, इंद्र को 250 बार, अग्नि को 200 बार, इंद्र मतलब वर्षा को 250, और वर्षा और अग्नि को 200 बार,
और जन को 275 बार, 20 को 170 बार। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है? तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है। सिंधु नदी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी था, सिंधु सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी था। और गंगा, ये ऋग्वैदिक काल में उतना महत्व नहीं था, मात्र एक बार उल्लेख मिलता है गंगा का, मात्र एक बार ऋग्वेदिक में उल्लेख मिलता है, जिसका महत्व भी ज्यादा नहीं था। और कुब्भा, कुब्भा जो था काबुल अफगानिस्तान में बहने वाली नदी था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। कुब्भा जो कि काबुल में बहता था, काबुल कहाँ? अफगानिस्तान में, जिसका मात्र एक बार उल्लेख हुआ था। 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर वैदिक जनपद अपने दार्शनिक राजाओं और ब्राह्मण धर्मशास्त्रियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था? तब वो प्रसिद्ध था पांचाल। कौन प्रसिद्ध था? तो पांचाल प्रसिद्ध था। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक जनपद 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 अपने दार्शनिक राजाओं और ब्राह्मण धर्मशास्त्रियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था? तो वो था पांचाल। वो कौन था? पांचाल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित उत्तर वैदिक जनपदों पर विचार कीजिए और विचार करना और उपरोक्त में कहां से 600 ईस्वी पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन किया गया था? तो वो किया गया है ऑप्शन सी, 4 का और 6 का, मतलब पांचाल का और विदेह का किया गया है। पांचाल और एक सेकंड थोड़ा सा देख लेते हैं 38 नंबर। हाँ ठीक है, यहाँ पे एक चीज और 38 नंबर में हम बात कर लेते हैं। इसका आंसर तो आपको पता होगा, यजुर्वेद। कि निम्नलिखित में से किस वेद में श्लोक के साथ पाठ किए जाने वाले अनुष्ठान भी बताए गए हैं? तो यजुर्वेद। बाकी को हम आपको बता देते हैं। यजुर्वेद तो हो गया। अब ऋग्वेद में, सॉरी अथर्ववेद में देख लीजिए। ऋग्वेद तो ऊपर में चर्चा कर लिए थे। अथर्ववेद में इस वेद के जरिए क्या होता था? अनार्यों के विश्वास, अनार्यों अनार्यों के विश्वासों और प्रथाओं की विशेष जानकारी मिलती है। और साम वेद में क्या होता था? तो ये इस वेद में सूक्तों को चुनकर उनके संशोधित संग्रह किया, ताकि उसे लयबद्ध मतलब संगीत इसमें याद रखिएगा, संगीत तो हो जाएगा। और निम्नलिखित में किसमें? तो पांचाल और विदेह। आप लोग ये याद रखिएगा। वैदिक जनपदों में विचार कीजिए, 600 ईस्वी पूर्व में था। 40 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से। कि 40 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय दर्शन प्रणाली किस शाखा का संबंध भौतिकवादी दर्शन से नहीं था? तो वो था मीमांसा। मीमांसा जो था उसका भारतीय दर्शन प्रणाली है, जो मीमांसा भौतिक एक बार रुक जाइए फिर से, क्वेश्चन को फिर से देखिए। कि निम्नलिखित भारतीय दर्शन प्रणाली की किस शाखा का संबंध भौतिकवादी दर्शन से नहीं था? तो मीमांसा का नहीं था, बाकी लोकायत, सांख्य और वैशेषिक का था। लोकायत, सांख्य और वैशेषिक का था। इसका मीमांसा का शाब्दिक अर्थ होता है तर्क और व्याख्या की कला। तर्क तर्क और व्याख्या की कला, तर्क और व्याख्या की कला था। ठीक है, ये था। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और विचार करके असत्य कौन है इसके बारे में देख लीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि वैश्य वर्ण के लोग उपनयन संस्कार के हकदार नहीं थे। तो ये बिल्कुल सही था कि वैश्य वर्ण के लोग उपनयन संस्कार के हकदार नहीं थे। बाकी बलि प्रथा ने ब्राह्मणों की शक्ति कमजोर कर दी। बलि प्रथा ने ब्राह्मणों की शक्ति कमजोर कर दी। मतलब ये दोनों ही पॉइंट असल में गलत है, इसलिए ये दोनों असत्य है। वैश्य वर्ण के लोग उपनयन संस्कार के हकदार नहीं थे, बल्कि थे। असल में वैश्य वर्ण जो है उपनयन संस्कार के हकदार क्या थे। ठीक है, देखिए 3 उच्च वर्ण था उस वक्त में। एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय और वैश्य की एक समान विशेषता थी कि वे उपनयन संस्कार के हकदार थे। सबसे नीचे का वर्ण शूद्र कहलाता था, जो जिसके पास अधिकार नहीं था। लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के पास था। और ये आप सोच रहे हो कि उपनयन संस्कार क्या होता है? तो ये होता है जनेऊ धारण करना। जनेऊ धारण करना। बलि प्रथा ने ब्राह्मणों की शक्ति कमजोर कर दी? बिल्कुल नहीं। असल में बलि का प्रयोग में काफी वृद्धि हुई, तभी तो ब्राह्मणों का उदय एक आश्चर्यजनक विकास हुआ। बलि प्रथा ही था जो कि ब्राह्मणों की शक्ति को और मजबूत बनाया। तो पहला और चौथा पॉइंट सही कह रहा है। ऑप्शन के हिसाब से 2-3 सही हो जाएगा, क्योंकि असत्य कथन पूछ रहा है और पहला चौथा पॉइंट सही कह रहा है। तो आइए याद कर लें पहला चौथा। पहला बता रहा है कि उत्तर वैदिक ग्रंथों में आर्य शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का द्योतक है। आर्य शब्द किसके द्योतक थे उत्तर वैदिक ग्रंथों में? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का।
और लास्ट पॉइंट कह रहा है कि कभी कभी ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच सर्वश्रेष्ठता स्थापित करने के लिए संघर्ष किए जाते थे। मतलब ब्राह्मण कभी बोलते थे कि हम महान हैं, हम बढ़िया हैं, और क्षत्रिय बोलते थे कि नहीं हम मजबूत हैं। इसी के लिए दोनों के बीच में लड़ाई हो जाता था। इसके इसके आगे हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन में देख लें कि जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों। तो वो मिल जाता है ब्राह्मण ग्रंथों में। कहाँ मिल जाता है? ब्राह्मण ग्रंथों में। जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख मिल जाता है ब्राह्मण ग्रंथों में। वैदिक ग्रंथों में व्रीहि शब्द का एक अनाज विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ है। व्रीहि किस अनाज का द्योतक है? तो व्रीहि किस अनाज का द्योतक है? तो वो है चावल का। ठीक है, किसका है? तो चावल का। और वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश का एटा जिला है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है एटा जिला। यहाँ पर अतरंजी खेड़ा है, एक जगह अतरंजी खेड़ा, जहां से चावल के साक्ष्य मिले हैं, जहां से चावल के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 44 कह रहा है कि कथन है और कारण है, और कथन कारण में बताना है कि सही क्या है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब कथन सही है और उसका कारण भी है। देख लीजिए, उत्तर वैदिक काल में वर्ण विभेद उतना गहरा नहीं हो पाया था। तो बात सही है, उतना गहरा नहीं हुआ था, लेकिन वर्ण विभेद आ तो गया था। जिसका कारण क्या था? कारण यह था कि राजा के राज्याभिषेक से जुड़े कई सार्वजनिक अनुष्ठानों में शूद्र हिस्सा लेते थे। मतलब उस टाइम उत्तर वैदिक काल में वर्ण विभेद आया था, पर शूद्र जो थे हिस्सा लेते थे राज्याभिषेक में। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक वर्धमान महावीर हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि हाँ, वर्धमान महावीर थे। और 22 तीर्थंकर का, सॉरी, ऋषभ देव, एक ऋषभ देव, ये एक नाम याद रखिएगा, ऋषभ देव, ऋषभ देव, इनका याद करिएगा, ये पहला तीर्थंकर माने जाते हैं। ठीक है, पहला तीर्थंकर। और ये वर्धमान महावीर 24वें तीर्थंकर थे। वर्धमान महावीर 24 तीर्थंकर 24वें थे। ऋषभ देव पहले थे। ठीक है, और इसमें पार्श्वनाथ जो थे, पार्श्वनाथ वो 23वें थे। पार्श्वनाथ 23वें थे। इतना आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, विचार करके आपको सत्य कथन बताना है। तो बताइए सत्य कथन कौन से हो जाएंगे? तो सत्य कथन केवल 2 हो जाएगा कि जैन धर्म में जीन सर्वोच्च स्थान दिया गया। जैन धर्म में जीन यानी जिन्ना को सर्वोच्च स्थान दिया गया। तो बात सही है। बाकी जैन धर्म देवताओं के अस्तित्व को मान्यता नहीं देता है, नहीं देता है। ठीक है, देता है। अगला पॉइंट, जैन धर्म वन व्यवस्था की निंदा करता है, नहीं निंदा करता है। अगला क्वेश्चन, जैन धर्मों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए, विचार करके सही कथन बताइए। तो चलिए विचार करते हैं। इसका जो सही आंसर होगा 2 और 4 हो जाएगा। तो देख लेते हैं पहला में त्रुटि क्या है। कह रहा है कि जैन धर्म के सिद्धांतों के प्रचार के लिए पाली भाषा को अपनाया गया था। बस यही गलत है, क्योंकि भाषा पाली नहीं था बल्कि प्राकृत था। कौन सा भाषा था? तो प्राकृत भाषा, याद रखिएगा। जैन धर्म के सिद्धांतों को प्रचार के लिए कौन सा भाषा? प्राकृत भाषा। अधिकांश जैन धर्म से जुड़े साहित्य की रचना अर्धमागधी में किया गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। अधिकांश जैन धर्म से जुड़े साहित्य की रचना अर्धमागधी में किया गया। तीसरा पॉइंट देखिए, जैन ग्रंथ 6ठी शताब्दी में पाटलिपुत्र में जैन ग्रंथों के संकलन का काम पूरा किया। तो ये गलत है। जैन ग्रंथों का संकलन का कार्य 6ठी शताब्दी में तो किया गया, लेकिन बल्लभी गुजरात में किया गया। कहाँ किया गया? बल्लभी गुजरात में पूरा किया। तो ये तीसरा भी गलत हुआ। चौथा, जैन धर्मावलंबियों ने कन्नड़ भाषा के विकास में पर्याप्त योगदान दिया। तो बिल्कुल सही है कि जैन धर्मावलंबियों ने कन्नड़ भाषा के विकास में पर्याप्त योगदान दिया। तो इस क्वेश्चन से कौन से पॉइंट आप याद रखिएगा, जो देख लीजिए कि जैन धर्म के सिद्धांतों को प्रचार के लिए पाली नहीं प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। और अधिकांश जो जैन धर्म से जुड़े साहित्य की रचना था अर्धमागधी में किया गया। किस भाषा में साहित्य की रचना किया गया? तो अर्धमागधी में किया गया। और 6ठी शताब्दी में पाटलिपुत्र में जैन ग्रंथों का संकलन नहीं किया गया। कहाँ किया गया? बल्लभी गुजरात में। और जैन धर्मावलंबियों ने कन्नड़ भाषा के विकास में पर्याप्त योगदान दिया था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था महावीर स्वामी से लगभग 27 वर्ष पहले। महावीर स्वामी से लगभग
कितना वर्ष पहले? तो 27 वर्ष पहले। गौतम बुद्ध का जन्म 567 ईसा पूर्व नेपाल की तराई में स्थित कपिल वस्तु, क्या है? नेपाल की तराई में स्थित कपिल वस्तु नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है। और महावीर स्वामी का जन्म ये 540 में हुआ था। कब हुआ था महावीर स्वामी का जन्म? 540 बीसी पूर्व में बिहार के वैशाली के निकट बसहर नामक स्थान पर हुआ था। कौन से जगह पे? तो बसहर नामक स्थान पर हुआ था। तो 27 साल हो गया पहले। और किस बौद्ध ग्रंथ में गाय का भोजन गाय को भोजन सौंदर्य, शक्ति और सुख प्रदान करने वाला बताया गया है? तो वो बताया गया है सूत्र निपात में। सूत्र निपात में कहाँ पर किस में बताया गया है? तो सूत्र निपात में बताया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50 कह रहा है कथन और कारण देखिए। कह रहा है कि बौद्ध धर्म ने प्राचीन भारत की कला पर अपना प्रभाव छोड़ा, क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल ही ये बात सही है कि बौद्ध धर्म ने प्राचीन भारत की कला पर अपना प्रभाव छोड़ा। कारण देखिए, भारत में पूजा की जाने वाली प्रारंभिक मानव मूर्तियां संभवतः गौतम बुद्ध की थी। बिल्कुल सही तो है, लेकिन इसका कारण नहीं बता रहा है। भारत में पूजा की जाने वाली प्रारंभिक मानव मूर्तियां गौतम बुद्ध की थी, यहाँ संभवतः कह रहा है, इसलिए सही है। अगला प्रश्न, लेकिन कारण सही नहीं है। यूनानी और भारतीय शिल्पकारों ने एक साथ मिलकर भारत के उत्तर पश्चिम की सीमाओं पर एक नई कला का सृजन किया, जिसे किस रूप में जाना गया? तो वो जाना गया गंधार कला के रूप में। किस रूप में? गंधार कला के रूप में। यूनानी और भारतीय शिल्पकारों ने एक साथ मिलकर भारत के उत्तर पश्चिम की सीमाओं पर एक नई कला का सृजन किया, जिसे गंधार कला के नाम से जानते हैं। जैन मठों को क्या कहा जाता है? तो जैन मठों को कहा जाता है बसादीस। जैन मठों को क्या कहा जाता है? तो बसादीस। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार करिए और विचार करने के बाद इनको क्रम में सजाइए, मतलब डेट के साथ बताइए। तो देखिए, ये कह रहा है कि शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, और देखिए इसको अगर डेट याद करने जाएंगे ना तो बहुत टफ है। आप डेट मत याद करिए, क्योंकि डेट हकीकत में कोई पूछता ही नहीं है। आपको एक ट्रिक बताता हूँ और उस ट्रिक से अब जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप बता देंगे। तो चलिए ट्रिक याद करिए। हसीन, हसीन, मसूकसा, मसूक सा, मसूक सा। बस हो गया। अब इसी में कुछ पूछे, इसी को क्वेश्चन को हम बता देंगे। देखिएगा, हा का मतलब हो गया हरियक वंश। ठीक है, हा का मतलब हरियक वंश। सी का मतलब शिशुनाग वंश। थोड़ा सा मैं बर्तनी गलत होगा तो उसको मत ध्यान दीजिएगा। हसीन। और ना का मतलब हो गया नंद वंश, नंद वंश। और मा का मतलब हो गया मौर्य वंश, मौर्य वंश। और सु का मतलब हो गया क्या? शुंग वंश। सु का मतलब शुंग वंश। और का मतलब कण्व वंश, कण्व वंश। और सा का मतलब सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। अब कुछ पूछे क्रम से मिलाइए। तो देखिए, हसीन मसूकता, हा सी ना मसूकता, मतलब पहले डी होगा और फिर ए होगा और फिर सी और बी। देखिए डी ए सी बी, डी ए सी बी नंबर डी में है। बस हो गया। तो हसीन मसूक सा याद रख लीजिए। हा का मतलब हरियक वंश, सी का मतलब शिशुनाग वंश, ना का मतलब नंद वंश, मा का मतलब मौर्य वंश, सु का मतलब शुंग वंश, का मतलब कण्व वंश और सा का मतलब सातवाहन वंश। अब यहाँ से कोनो क्वेश्चन पूछे किसी प्रकार से दे दे, बिना डेट किए याद किए आपसे बन जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कथन और कारण बताइए। तो देख लीजिए कथन और कारण में 54 नंबर, 54 का आंसर मैं पहले ही बता देता हूँ कि ए होगा। मतलब कथन भी सही है और उसका कारण भी सही दिया गया है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में बड़े प्रादेशिक राज्यों के गठन की परिस्थितियां पैदा हुई। तो बिल्कुल सही बात है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में बड़े प्रादेशिक राज्यों के गठन की परिस्थितियां पैदा हुई। तो सही चीज है। लोहे की बढ़ता बढ़ता अनुप्रयोग उपयुक्त परिस्थितियों का सर्वाधिक उत्तरदायी कारक था। तो ये भी सही है कि लोहे का बढ़ता अनुप्रयोग उपरोक्त परिस्थितियों का सर्वाधिक उत्तरदायी कारक था। तो ये भी सही है। अब कह रहा है कि एक तरफ महाजनपद है और दूसरी तरफ राजधानी है। इसको आप लोग याद कर लीजिए। इसमें तो जानते हैं कि 16 महाजनपद था और 16 राजधानी। मैं कोशिश करता हूँ कि 16 महाजनपद की राजधानी याद कर लीजिएगा आप लोग। फिलहाल तो मैं इसी को बता देता हूँ। वत्स इलाहाबाद, वत्स की राजधानी इलाहाबाद।
कोसल की राजधानी श्रावस्ती, कोसल की राजधानी श्रावस्ती, मल की राजधानी कुशीनारा, मल की राजधानी कुशीनारा, या इसी को कसिया भी आता है पढ़ने को, तो कभी अगर कसिया भी आ जाए तो घबराना नहीं है। तो मल की राजधानी कुशीनारा या कसिया, अवंतिका महिष्मती, अवंतिका महिष्मती, और दूसरी राजधानी अवंतिका कहाँ था, तो उज्जैन था। दूसरी राजधानी कहाँ था, उज्जैन था। तो आप लोग याद रखिए, वत्स इलाहाबाद, कौशल श्रावस्ती, मल कुशीनारा या कसिया, और अवंती उज्जैन। अगला प्रश्न कह रहा है कि इस 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में अफगानिस्तान और दक्षिण पूर्व मध्य एशिया तक के भौगोलिक क्षेत्र के संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि ने सीधा से पूछा है कि पाणिनि ने कितने जनपदों के होने का उल्लेख किया है, तो वो किया है 40। कितने जनपदों का होने का उल्लेख किया है, 40। 57 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की और विजय पदक के रूप में जीना की मूर्ति उठाकर ले आया था, तो वो है महापद्मनंद। महापद्मनंद। कह रहा है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया और विजय पदक के रूप में जीना की मूर्ति उठाकर ले आए थे। तब वो कौन थे, महापद्मनंद। ईरानी शासक डेरियस ने कब भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों पर आक्रमण किया था, तब वो आक्रमण किया था 516 ईस्वी पूर्व में। ईरानी शासक डेरियस ने कब भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर आक्रमण किया, तो 516 ईस्वी पूर्व में। भारत ईरान के संबंधों में पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करके कौन से कथन सही हैं ये बताइए। तो ये कथन जो सही हैं 1 और 3 क्या है, सही हैं। ईरानी लेखक भारत में लेखन का एक रूप लेकर आए जिसे खरोष्टी लिपि कहा जाता था। ईरानी लेखक जो हैं भारत में लेखन का एक रूप लेकर आए जिसे खरोष्टी लिपि कहा जाता है। तो खरोष्टी लिपि बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है, बिल्कुल नहीं, ये लिखी जाती है दाएं से बाएं की ओर, दाएं से बाएं की ओर। हम लोग जो लिख रहे हैं ये खरोष्टी लिपि नहीं है, ये खरोष्टी लिपि का मतलब ऐसे लिखा जाता है, दाएं से बाएं। चौथा तीसरा, मौर्य शिल्प कला पर भी ईरान प्रभाव देखा जा सकता है, बिल्कुल, मौर्य शिल्प कला पर भी ईरान का प्रभाव देखा जा सकता है। भारत में पंच मार्क सिक्के ईरानी संबंधों से प्रेरित होकर विकसित हुए हैं, तो ये वाला पॉइंट जो है बिल्कुल ही क्या है, गलत है। कह रहा है कि ईरान के सिक्के भी उत्तर पश्चिम भारतीय क्षेत्रों में पाए गए हैं जो ईरानी के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों को सूचित करते हैं। इस बात के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं कि ईरान के साथ संधि के प्रभाव में पंच चिन्ह सिक्के भारत में उपयोग हुए, इसका कोई साक्ष्य नहीं है। तो 2 ही आंसर सही होगा जो मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिकंदर के आक्रमण के समय भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पोरस नामक एक प्रसिद्ध शासक का राज्य था। सिकंदर जब आक्रमण कर रहा था तो भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पोरस नामक एक प्रसिद्ध शासक का राज्य था। पोरस ने सिकंदर का बहादुरी से सामना किया। पोरस का राज्य किन नदियों के बीच स्थित था, तो वो था चेनाब और झेलम। चेनाब और झेलम के बीच में पोरस का राज्य था। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर किस वंश का शासन था, तो नंद वंश का शासन था। कब किसका था, नंद वंश का। भारत में द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया कब और कहां से प्रारंभ हुई मानी जाती है, तो वो हुई मानी जाती है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मध्य गंगा घाटी में, माने बीसी। कब, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से में मध्य घाटी से। बुध काल 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वर्षकार और दीर्घचारा नामक 2 प्रभावशाली मंत्रियों का उल्लेख किया गया है। उन दोनों का संबंध क्रमशः किस महाजनपद से था। फिर से क्वेश्चन सुनिए कि बुध काल 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वर्षकार और दीर्घचारायन नामक 2 प्रभावशाली मंत्रियों का उल्लेख किया गया है। उन दोनों का संबंध क्रमशः किस महाजनपद से था, तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा, मगध और कौशल। मगध और कौशल। दीर्घचारायन कौशल के मंत्री थे। दीर्घचारायन कौशल के मंत्री थे और मगध के थे वर्षकार, मगध के वर्षकार। 300 ईसा पूर्व के आसपास नगरीकरण के कारण जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई थी। निम्नलिखित नगरों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से अवरोही क्रम में घटते हुए संयोजित करें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर दोस्तों क्या होने वाला है, देखिए, सबसे ज्यादा जनसंख्या था पाटलिपुत्र में, तो नंबर 1 पे कौन हो जाएगा, पाटलिपुत्र।
नंबर 2 पे कौन हो जाएगा, मथुरा, क्योंकि पाटलिपुत्र के बाद ऐसे आप याद रख लीजिए, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए, हम बता देते हैं कैसे याद करना है। सबसे ज्यादा जनसंख्या पाटलिपुत्र, उसके बाद मथुरा, ठीक है, उसके बाद मथुरा, और इसके बाद किसकी जनसंख्या ज्यादा होगा, तो बेसनगर की, किसकी जनसंख्या ज्यादा होगा, बेसनगर, बेसनगर, बेसनगर कहाँ है, तो विदिशा में है, कहाँ है, विदिशा में, ठीक है। और इसके बाद किसकी जनसंख्या ज्यादा होगा, तो इसके बाद जनसंख्या होगा कौशाम्बिका, किसका, कौशाम्बिका, कौशाम्बिका, ठीक है। और नंबर 5 पे आएगा उज्जैन का, नंबर 5 में आ जाएगा उज्जैन। इसको चाहे तो आप लोग ट्रिक भी बना ले सकते हैं कि पाम 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 बेकौ, पाम बेकौ और उज, उज, पाम बेकौ उज, पाम बेकौ उज, पाम बेकौ उज, पाम मतलब पाटलिपुत्रा, माँ बोले तो मथुरा, बे बोले तो बेसनगर, कौ बोले तो कौशल, को बोले तो कोज 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 कौशल, या फिर ऐसे याद कर लीजिए, इसको हटा लीजिए और कोस उज याद कर लीजिए, कोस कौशल और उज्जैन। तो पा से हो गया पाटलिपुत्र, मा से मथुरा, और बे से बेसनगर, कोस से कौशल और उज से उज्जैन। आप लोग ये ट्रिक से याद कर लीजिए, क्योंकि कितना जनसंख्या तो उस टाइम का पता नहीं होगा, इसी क्रम में है, याद रख लीजिए। तो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता सकते हैं। प्राकृत ग्रंथों में किस नगर को बनियागमा अर्थात व्यापारियों की बस्ती कहा गया है, तो वो कहा गया है चंपा को, चंपा को। प्राकृत ग्रंथों में किस नगर को बनियागमा अर्थात व्यापारियों की बस्ती कहा गया है, तो वो चंपा को कहा गया है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर को पाटलिपुत्र नगर के लिए किस नाम का प्रयोग किया है, तो वो किया है पॉलीब्रोथा, पॉलीब्रोथा या पॉलीबोथरा। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर के लिए किस नाम का प्रयोग किया है, तो वो प्रयोग किया है पॉलीब्रोथा, ठीक है। अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए और पूर्ति करने के बाद सही बताना है आपको कथन, सॉरी मैंने फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या अशोक का इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर पुनर्निर्मित है, पुनर्निर्मित है, जिसकी संख्या, जिसकी संख्या ए में डैश है बताना है, तो ए में हो जाएगा 39, और जो बी में हो जाएगा 5 तरह से वर्गीकृत किए गए हैं, ठीक है। तो 39 और बी यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन पढ़ के याद करवा देते हैं कि अशोक का इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर पुनर्निर्मित है, जिसकी संख्या 39 है और 5 तरह से वर्गीकृत किए गए हैं। निम्नलिखित भाषाओं, अच्छा ये जो 5 तरीके से वर्गीकृत किया गया है, मैं उसका नाम लिख देता हूँ, आप लोग याद रखिएगा। एक बृहद शिलालेख आप लोग को पता ही होगा, और दूसरा लघु शिलालेख ये भी पता होगा, तीसरा विशिष्ट शिलालेख, तो चार 3 गो तो याद हो गया। और 2 गो याद रख लीजिए, बृहद स्तंभ अभिलेख और लघु स्तंभ अभिलेख। तो देखिए एक स्तंभ अभिलेख होता है और एक शिलालेख, तो बृहद शिलालेख और विशिष्ट शिलालेख और लघु शिलालेख याद हो गया। फिर बृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख, आपको ये सब याद हो गया। अब देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न कि निम्नलिखित भाषाओं पर विचार करिए और उपरोक्त में किन भाषाओं में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो वो प्राप्त हुए हैं 3, 4, 5, 3, 4 और 5, माने प्राकृत में प्राप्त हुए हैं, यूनानी में और आर्मेयिक में। जो अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं केवल 3 भाषा में प्राप्त हुए हैं। कौन से वो 3 भाषा हैं, तो एक तो हो गए खुद प्राकृत, दूसरा हो गया आर्मेयिक, आर्मेयिक, और तीसरा हो गया यूनानी, और तीसरा हो गया यूनानी। तो आप ये वाला पॉइंट याद रखेंगे। हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, अपने राज्याभिषेक के कितने वर्षों बाद अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध लड़ा गया था, तो वो लड़ा गया है 8 वर्ष। कब, 8 वर्ष। अपने राज्याभिषेक के कितने वर्षों के बाद अशोक द्वारा कलिंग युद्ध लड़ा गया, तो 8 वर्ष। और ये किसमें ये लिखा गया है कि ये लड़ाई हुआ है, तो अशोक का जो 13वां बृहत शिलालेख है, ध्यान से सुनिएगा, बृहत शिलालेख है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है, ठीक है। तो आप लोग को ये पॉइंट याद हो गया। अब सत्य कथन के बारे में पूछ रहा है कि बताइए सत्य कथन कौन है, तो सत्य ना तो 1 है और ना ही 2 है। पहला कह रहा है कि मौर्य प्रशासन में कर निर्धारण और संग्रह के उच्चतम अधिकारी को सन्निधाता कहा जाता था, तो ये गलत है, इसको कहा जाता था समहारता। क्या कहा जाता था, समहारता कहा जाता था। समहारता किसको कहा जाता था, तो मौर्य प्रशासन में
कर निर्धारण और संग्रहण तो उच्चतम अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो सन्निधाता कहा जाता था। मौर्य दूसरा देख लीजिए, मौर्य प्रशासन में राजकोष एवं भंडार के मुख्य संरक्षक को समाहर्ता कहा जाता था। तो बिल्कुल गलत, इसको कहा जाता था सन्निधाता, शनिधाता कहा जाता था। तो अब दोनों ही पॉइंट आप लोग को याद होगा, दोनों में उल्टा लिख दिया गया है कि मौर्य प्रशासन में राजकोष एवं भंडार के मुख्य संरक्षक को सन्निधाता कहा जाता था। देखेंगे अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें तो सब लोग बता ही दीजिएगा, वो था बृहद्रथ। बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 72 कि इस दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी ईसा तक, मतलब ये जो 200 बीसी है यहाँ से लेके दूसरी शताब्दी तक माने 200 साल तक माने एडी में तक भारतीय महाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों पर विदेशी वंशों का प्रभुत्व स्थापित हुआ। उनके आक्रमण करने और सत्ता पर स्थापित होने का सही क्रम क्या है? तो देख लीजिए, इसका आप ऐसे याद रखिएगा, यूस और पाकू, आप ऐसे याद रखिएगा, पाकू की जगह पे पहकू याद कर लीजिए, पाकू की जगह पे पहकू। ठीक है, अब ये क्या है देखिए, यू का मतलब हो गया यूनानी, यूनानी का मतलब हिंद यूनानी, यूनानी का मतलब हिंद यूनानी, और स का मतलब शक, तो हिंद यूनानी शक, और पहलव, पह का मतलब पहलव और कु का मतलब कुषाण, पहलव और कुषाण, तो यूस पहपू, यस यूस पहपू, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। गोंडो फर्नेस जिनका शासन काल में संत थॉमस ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आए थे, किस वंश के शासक थे? तब वो थे पार्थियन वंश के। गोंडो फर्नेस जिनके शासन काल में संत थॉमस ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आए थे, किस वंश के शासक थे? तो पार्थियन। कथन देख लीजिए और कारण देख लीजिए और 74 का आंसर बता दीजिए। पहले बता देते हैं, आंसर ए होने जा रहा है कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत में सामंतवाद का बीजारोपण हुआ। बिल्कुल बात सही है कि सामंतवाद का बीजारोपण हुआ था, और उसका कारण ये था कि मध्य एशिया विजेताओं ने छोटे छोटे राज्यों के राजाओं पर अपना शासन थोप दिया था, छोटे छोटे राजाओं पर अपना शासन थोप दिया था। भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो वो दूसरी राजधानी थी मथुरा। कहाँ थी? मथुरा। तो पहली राजधानी कहाँ था? तो पहली राजधानी पेशावर में था। कहाँ था? पेशावर, जिसको उस टाइम पुरुषपुर बोला जाता था। क्या बोला जाता था? पुरुषपुर बोला जाता था। ठीक है, जहां कनिष्क के एक मठ और विशाल स्तूप बनवाया था। पुरुषपुर में यानी पेशावर में कनिष्क का एक मठ और विशाल स्तूप बनाया गया था। 76 शक संवत की शुरुआत कब और किनके द्वारा की गई थी? तब वो किया गया है 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा। शक संवत की शुरुआत कब और किनके द्वारा की? तो 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा। 77 आधुनिक समय में भारत के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हिंदुस्तान शब्द पहली बार प्रयोग स्पष्ट रूप से कब किया गया था? तो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। कब किया गया था? तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में। भारत में ज्योतिष विज्ञान के लिए होरोस्कोप यानी होर शास्त्र का प्रयोग बहुतायत में किया जाता है। होरोस्कोप शब्द किसकी देन है? तो वो देन है यूनानियों की देन है। भारत में ज्योतिष विज्ञान के लिए होरोस्कोप यानी होर शास्त्र का प्रयोग बहुतायत में किया जाता है। होरोस्कोप शब्द किसकी देन है? तो यूनानियों का। वर्तमान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में गोदावरी तट पर स्थित पैठन को ही प्रतिष्ठान कहते हैं, सातवाहनों की राजधानी थी। किस सातवाहन शासक ने इसे राजधानी के रूप में स्थापित किया था? क्वेश्चन फिर से सुनेंगे। वर्तमान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के गोदावरी तट पर स्थित पैठन या प्रतिष्ठान सातवाहनों की राजधानी थी। किस सातवाहन शासक ने इसे राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो वशिष्ठ पुत्र पुलमाई ने। वशिष्ठ पुत्र पुलमाई ने। सातवाहन शासकों की राजभाषा क्या थी? तो वो था प्राकृत। सातवाहन शासकों की राजभाषा क्या थी? तो प्राकृत थी। अगला सवाल, सातवाहन शासन प्रणाली में ग्रामीण क्षेत्रों सातवाहन शासन प्रणाली में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन का कामकाज
गौलमिका को सौंपा जाता था। गौलमिका सेना की टुकड़ी का प्रधान होता था। इन सैन्य टुकड़ी में क्या शामिल होता था? तो वो शामिल होता था 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक। तो आप इसको पूरी तरीके से याद कर लीजिए कि सातवाहन शासन प्रणाली में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन का कामकाज गैलमिका को सौंपा जाता था। किसको सौंपा जाता था? तो गैलमिका को सौंपा जाता था। गैलमिका सेना की टुकड़ी का प्रधान होता था। सेना की टुकड़ी का प्रधान कौन होता था? तो गैलमिका होता था। इस सेना की टुकड़ी में क्या क्या शामिल होते थे? 9 गो रथ शामिल होता था, 9 हाथी, 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़ा और 45 पैदल सैनिक। 25 घोड़ा, 45 पैदल सैनिक, 9 हाथी और 9 रथ। 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़ा और 45 पैदल सैनिक हुआ करते थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लीजिए और सत्य कथन के बारे में बता दीजिए। तो चलिए बताते हैं सत्य कथन। दोनों ही सत्य कथन है दोस्तों। सातवाहन शासक ब्राह्मण थे। ये बात बिल्कुल सही है कि सातवाहन शासक क्या थे? ब्राह्मण थे। और विजयी ब्राह्मण बाद के प्रतीक थे। विजयी ब्राह्मणवाद के प्रतीक थे। सातवाहन शासक ब्राह्मण थे और विजयी ब्राह्मणवाद के प्रतीक थे। सातवाहन शासकों ने बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान कर बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। भूमि का दान किए सातवाहन शासकों ने बौद्ध भिक्षुओं को, जिससे बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया गया। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83 का कथन और कारण है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन 83 नंबर का आंसर। आंसर इसका बिल्कुल ही डी है। डी मतलब एक गलत है और आर सही है। गलत वाला देख लीजिए कि दक्षिण के महापाषाणीय संस्कृति को लोग उन्नत कृषि करते थे। तो क्या ये उन्नत कृषि करते थे? तो नहीं करते थे उन्नत कृषि। महापाषाण कालीन लोगों के कब्रों में लोहे बने तीर, भाले, खुरचन, हंसिया और त्रिशूल जैसी वस्तुएं बहुतायत में पाए गए हैं। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि महापाषाण कालीन लोगों के कब्रों में लोहे के बने तीर, भाले, खुरचन, हंसिया और त्रिशूल जैसी वस्तुएं बहुतायत में पाए गए हैं। तो डी गलत, डी ऑप्शन हो जाएगा, ए गलत और आर सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि दक्षिण भारत के इतिहास के संदर्भ में तामिस्कम शब्द का क्या तात्पर्य है? तो वो तात्पर्य है कि उत्तर भारत और सुदूर दक्षिण के बीच का सांस्कृतिक एवं आर्थिक संपर्क। दक्षिण भारत के इतिहास के संदर्भ में तमिस्कम शब्द का क्या तात्पर्य है? तो उत्तर भारत और सुदूर दक्षिण के बीच सांस्कृतिक एवं आर्थिक संपर्क। प्रारंभिक चोलों का मुख्य राजनीतिक केंद्र कहाँ स्थित था? तो वो था उदयपुर में। प्रारंभिक चोलों का मुख्य राजनीतिक केंद्र कहाँ स्थित था? तो उदयपुर में था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है। तो एक तरफ तमिल ग्रंथ है, दूसरी तरफ विषय वस्तु है। तो देखिए 86 नंबर को, इसका आंसर क्या होने वाला है कि 3, 1, 4, 2 मतलब शिल्पाधिकारम एक प्रेम कहानी है। शिल्पाधिकारम क्या है? एक प्रेम कहानी है। ठीक है। और किसकी प्रेम कहानी है? तो प्रतिपाद कोवलन की और माधवी की थी। एनीवे, मनी मैकले एक धार्मिक साहित्यिक ग्रंथ है। मनी मैकले क्या है? तो धार्मिक साहित्यिक ग्रंथ है। तिरुक्कुरल क्या है? तो वो एक दार्शनिक ग्रंथ है। और तोल्काप्पियम एक तमिल व्याकरण है। फिर से देख लीजिए, बढ़िया से याद कर लीजिए। शिल्पाधिकारम क्या है? प्रेम कहानी। मनी मैकले क्या है? धार्मिक साहित्य ग्रंथ है। मनी मैकले क्या है? धार्मिक साहित्य ग्रंथ। तिरुक्कुरल क्या है? तो दार्शनिक ग्रंथ। और तोल्काप्पियम क्या है? तमिल व्याकरण। 87 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 87 कह रहा है कि मौर्य काल के दौरान दक्षिण भारत का कौन सा राज्य मोतियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था? तो वो प्रसिद्ध था पांडेय। कौन प्रसिद्ध था? पांडेय। मौर्य काल के दौरान दक्षिण भारत का कौन सा राज्य मोतियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था? तो वो था पांडेय। और गुप्तकालीन उपाधियां और एक तरफ है वर्ण। तो देख लीजिए 88 का आंसर। तो 88 का क्या होने वाला है? बी आंसर होने वाला है, ए होने वाला है, सी मतलब BACD मतलब इसका ऑप्शन बी होगा। एनीवे हम लोग को याद करना है। बर्मन क्षत्रिय थे। बर्मन कौन होते थे? क्षत्रिय। माने ये उपाधियां है और इधर वर्ण दिया गया है। उपाधि है और इधर वर्ण दिया गया है। तो बर्मन उपाधि क्षत्रिय को दिया जाता था और फिर सरमन उपाधि ब्राह्मण को दिया जाता था। सरमन ब्राह्मण को, बर्मन क्षत्रिय को और गुप्ता वैश्य को दिया जाता था। दास
शूद्र को दिया जाता था। आज भी शूद्र को दास ही दिया जाता है और गुप्त गुप्त दिया जाता है वैश्य को। 89 नंबर क्वेश्चन, गुप्त संवत की शुरुआत किस शासक के द्वारा की गई थी? तब वो किया गया था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। ठीक है, और ये चालू हुआ था 319 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? 319 ईस्वी में। तो गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम में। दूसरा अगला क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किस 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 शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। गुप्त काल के दौरान अतविका या आटविक राज से क्या तात्पर्य है? तो वो तात्पर्य है विंध्य क्षेत्र में स्थित वनों के साम्राज्य से। गुप्त काल में अतविका और या आटविक राज्य से क्या तात्पर्य है? तो विंध्य क्षेत्र में स्थित वनों के साम्राज्य से। अगला क्वेश्चन 92 नंबर, प्रसिद्ध चीनी तीर्थ यात्री भारत दौरे का काल क्या था? तब वो था 399 से 414 ईस्वी। 399 से 414 ईस्वी। प्रसिद्ध चीनी तीर्थ यात्री फाहियान 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 देखिए आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 399 से 414 ईस्वी पूर्व। अब इसमें से सत्य कथन बताने कह रहा है, तो सत्य कथन केवल 2 और 3 होगा। 2 और 3 होगा सत्य कथन। तो गलत क्या है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने भारत में विक्रम संवत की शुरुआत की, तो नहीं। ऊपर में हमने आपको बताया था कि विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईस्वी में पूर्व में हुआ था। 58 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत हुआ था, जिसकी शुरुआत उज्जैन के किसी अज्ञात शासक ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में की थी और उसे विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यानी ये पहला तो गलत है। दूसरा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास और अमर सिंह जैसे विद्वानों को आश्रय दिया गया था। तो ये पॉइंट सही है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास और अमर सिंह जैसे विद्वानों को आश्रय दिया गया था। तीसरा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो ये भी बात सही है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था, तो बिल्कुल गलत था। बिल्कुल गलत है, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि वह समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। चंद्रगुप्त द्वितीय किसका उत्तराधिकारी था? तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। अगला प्रश्न देख लीजिए 94 नंबर, कह रहा है कथन है और कारण है। देख लेते हैं कि 94 नंबर का आंसर क्या होने जा रहा है कथन और कारण में। तो आप लोग को पता है कि इसमें ए सही होगा और आर गलत होगा। कह रहा है ए में कि मौर्य शासकों के विपरीत गुप्त शासक ने परमेश्वर, महाराजाधिराज और परम भट्टराजक जैसे आडंबरपूर्ण उपाधियां धारण की। तो कौन सा मौर्य शासकों के विपरीत गुप्त शासक ने कौन सा उपाधि धारण किया? तो परमेश्वर का, महाराजाधिराज का, परम भट्टारक जैसे। आर कह रहा है, रीजन कह रहा है गुप्त साम्राज्य मौर्य साम्राज्य से अधिक विशाल था। बिल्कुल नहीं, गुप्त साम्राज्य मौर्य साम्राज्य से अधिक विशाल नहीं था। ठीक है, 95 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि गुप्त काल में विशेषकर मध्य और पश्चिमी भारत में ग्रामीणों को, राजकीय सेना एवं अधिकारियों को कुछ निःशुल्क सेवाएं भी प्रदान करनी पड़ती थी। ऐसी निःशुल्क सेवाओं को क्या कहा जाता था? तो विष्टि कहा जाता था। निःशुल्क सेवाओं को क्या कहा जाता था? विष्टि कहा जाता था, विष्टि। गुप्त काल में विशेषकर मध्य और पश्चिमी भारत में ग्रामीणों की को राजकीय सेना एवं अधिकारियों की कुछ निःशुल्क सेवाएं भी प्रदान करनी पड़ती थी। ऐसी निःशुल्क सेवाओं को क्या कहा जाता था? तो विष्टि कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य के प्रांतों या मंडलों में विभाजित किया गया था, जिसे भुक्ति कहा गया। जिसे क्या कहा गया? भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति का प्रभारी अधिकारी क्या कहलाता था? तब वो कहलाता था ऊपरी के। क्या कहलाता था? ऊपरी। गुप्त साम्राज्य के प्रांतों या मंडलों में विभाजित किया गया था, जिसे भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति का प्रभारी अधिकारी को ऊपरी के कहा गया। अगला प्रश्न, गुप्त शासकों के शाही मुहर पर किस पशु या पक्षी का चित्र अंकित होता था? तब वो होता था गरुड़ का। किसका अंकित होता था? गरुड़ का। गुप्त शासकों के शाही मुहर पर किस पशु या पक्षी का चित्र अंकित होता था? तो गरुड़ का। अगला प्रश्न, गुप्त शासकों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए, जिन्हें उनके अभिलेखों में
कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो वो दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिनार। गुप्त शासकों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए, जिन्हें उनके अभिलेखों में दिनार कहा जाता था। अगला प्रश्न, सन 448 ईस्वी के एक अभिलेख से यह पता चलता है कि 5वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में दशमलव प्रणाली अस्तित्व में थी। यह अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो वो प्राप्त हुआ था इलाहाबाद से। सन 448 ईस्वी के एक अभिलेख से यह पता चलता है कि 5वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में दशमलव प्रणाली अस्तित्व में थी। यह अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? इलाहाबाद। यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित होने वाली प्राचीनतम भारतीय साहित्य ग्रंथ कौन सा था? तब वो था अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम था। कौन सा वो था? अभिज्ञान शकुंतलम था। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत का दौरा करने वाले प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन सांग कहाँ के थे? चीनी के थे। वो कितने वर्षों तक भारत में रहा? तो वो रहा था 15 वर्ष तक भारत में रहा था, 15 वर्ष तक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कथन को सही कथन कौन है इसके बारे में बताने कह रहा है। तो देख लीजिए, बता दीजिए। इसमें 2, 3, 4 सही है। कह रहा है कि हर्षवर्धन अपने प्रारंभिक जीवन में वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, तो बिल्कुल नहीं। ये ये वैष्णव धर्म के नहीं बल्कि शैव धर्म के अनुयायी थे। कौन से धर्म के? शैव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है। हेन स्वांग के प्रभाव में आकर हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इस धर्म का महान संरक्षक बन गया। तो ये पॉइंट बिल्कुल ही सही है। क्या है? सही है। तो हर्षवर्धन अपने प्रारंभिक जीवन में कौन सा धर्म का अपनाया था? तो शैव धर्म। और हेन स्वांग के प्रभाव में आकर हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इस धर्म का महान संरक्षक बन गया। हर्षवर्धन ने कनौज को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये बात भी सही है। हर्षवर्धन को कहाँ अपनी राजधानी बनाया? तो कन्नौज को। लास्ट पॉइंट, हेन सांग की भारत यात्रा हेन सांग की भारत यात्रा के समय बौद्ध धर्म 18 संप्रदायों में विभाजित हो गया। तो ये बात सही है कि हेन सांग की भारत यात्रा के समय बौद्ध धर्म 18 संप्रदायों में विभाजित हो गया। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। हम हर्ष की दरबारी कवि कौन था ये बताना है आप लोग को। हर्ष का दरबारी कवि कौन था? तब वो कौन था? तो वो था वानभट्ट। कौन था? वानभट्ट। हर्ष का दरबारी कवि वानभट्ट था। महाबलीपुरम स्थित रथ मंदिरों का निर्माण प्रसिद्ध पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने करवाया था। उसमें कुल कितने रथ मंदिर थे? तब वो थे 7। महाबलीपुरम स्थित रथ मंदिरों का निर्माण प्रसिद्ध पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने करवाया था। उसमें कुल कितने रथ मंदिर थे? तो थे 7। दक्षिण भारत के इतिहास के संदर्भ में ऊर, सभा और नरगम का क्या तात्पर्य है? तो वो तात्पर्य है गांव का सब प्रकार था, गांव के प्रकार। दक्षिण भारत के इतिहास के संदर्भ में ऊर, सभा और नगरम का क्या तात्पर्य था? तो गांव का प्रकार था। पल्लव वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो वो थे सिम्हा वर्मा। कौन थे? तो सिम्हा बर्मन थे। पल्लव वंश के वास्तविक शासक कौन थे? तो सिम्हा बर्मन थे। अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए और सही बताइए। तो देख लीजिए सही क्या है। कह रहा चालुक्य शासन वाले क्षेत्रों में गांव का संचालन बुजुर्ग करते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें महाजन कहा जाता था। क्या कहा जाता था उनको? तो महाजन कहा जाता था। चालुक्य शासन वाले क्षेत्रों में गांव का संचालन बुजुर्ग करते थे, जिनको महाजन कहा जाता था। निम्न कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन के बारे में बताइए। तो देख लीजिए सत्य कथन क्या है। तो इसमें दोनों ही सत्य कथन है कि 5वीं शताब्दी तक, कितनी शताब्दी तक? 5वीं शताब्दी तक आदर्शवादी दर्शन के प्रतिपादकों ने भौतिकवादी दर्शन की खूब आलोचना की और अनुष्ठानों एवं आध्यात्मिकताओं के जरिए मोक्ष प्राप्ति पर बल दिया। ठीक है। 5वीं शताब्दी तक आदर्शवादी दर्शन के प्रतिपादकों ने भौतिकवादी दर्शन की खूब आलोचना की और अनुष्ठानों एवं आध्यात्मिकताओं के जरिए मोक्ष प्राप्ति पर बल दिया। सही बात है। तो आदर्शवादी दर्शन के विचारों ने वैज्ञानिक जांच और तर्क संगत सोच की प्रगति को रोक दिया। तो ये भी सही है। आदर्शवादी दर्शन के विचारों ने वैज्ञानिक जांच और तर्क संगत सोच की प्रगति को रोक दिया।
109 नंबर देख लीजिए। 109 नंबर कह रहा है कथन है और कारण है। इसके आंसर ए होने वाले हैं कि ईसवी सन की शुरुआत तक भारत में दर्शन की 6 शाखाएं विकसित हो चुकी थी। तो ये पॉइंट बिल्कुल ही सही है। ईसवी सन की शुरुआत तक भारत में दर्शन की 6 शाखाएं विकसित हो चुकी थी। इसका कारण था कि उस समय तक भारत में राज्य और वर्ण भेद आधारित सामाजिक व्यवस्था मजबूती से स्थापित हो गया था। तो ये बात भी सही है कि उस समय तक भारत में राज्य और वर्ण भेद आधारित सामाजिक व्यवस्था मजबूती से स्थापित हो गया था। 110 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय दर्शन प्रणाली ने परमाणु सिद्धांत की स्थापना की थी? तब वो की थी वैशेषिक। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय दर्शन प्रणाली ने परमाणु सिद्धांत की स्थापना की थी? तो वैशेषिक ने। वेदांत दर्शन का मूल आधार ग्रंथ ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र किसकी रचना है? तो वो रचना है बादरायण की। वेदांत दर्शन का मूल आधार ग्रंथ ब्रह्मसूत्र किसकी रचना है? तो बादरायण की। अब ये मिलान करने का रहा, तो आइए मिलान करते हैं। इसका मिलान कीजिए, तो इसका मिलान ऑप्शन ए होने वाला है। तो देखिए, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम लौह उपकरण के साक्ष्य, पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम लौह उपकरण के साक्ष्य कहाँ कब मिल प्राप्त हुए हैं? तो 700 ईस्वी पूर्व में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कब प्राप्त हुए हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम लौह उपकरण के साक्ष्य? तो 700 ईस्वी पूर्व में। और कोसल और विदेह में वैदिक लोगों का विस्तार 500 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कोसल और विदेह में वैदिक लोगों का विस्तार 500 ईसा पूर्व में हुआ था। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम लौह उपकरण के प्रमाण 800 ईस्वी पूर्व में मिला था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम लौह उपकरण के प्रमाण 800 ईस्वी पूर्व में। फिर पांचाल और विदेह में उपनिषदों का संकलन 600 ईसा पूर्व में हुआ था। पांचाल और विदेह में उपनिषदों का संकलन 600 ईसा पूर्व में हुआ था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए फिर से। 113 का आंसर इस बार होने जा रहा है सी, यानी 3 4 2 1। देख लीजिए, दूसरी शताब्दी ईसा में क्या हुआ था? दूसरी शताब्दी ईस्वी में क्या हुआ था? तो शून्य की खोज हुई थी। शून्य की खोज कब हुआ था? तो दूसरी शताब्दी ईस्वी में। और तीसरी शताब्दी में क्या हुआ था? तो खगोल विज्ञान और औषधि का स्वतंत्र विकास हुआ था। खगोल विज्ञान और औषधि का स्वतंत्र विकास हुआ था तीसरी शताब्दी में। दूसरी में शून्य का खोज हो गया, तीसरी में तीसरी में हो गया खगोल विज्ञान औषधि का स्वतंत्र विकास। पांचवी शताब्दी में क्या हुआ? तो पांचवी शताब्दी में शुल्ब सूत्र ने माप और ज्यामितीय ज्ञान दिया। शुल्ब सूत्रों ने माप और ज्यामितीय ज्ञान दिया। और छठी शताब्दी में चारवाक का लोकायात दर्शन आया। छठी शताब्दी ईस्वी में को क्या आया? तो चारवाक का लोकायात दर्शन आया। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पाणिनि द्वारा लिखित संस्कृत व्याकरण के ग्रंथ को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है अष्टाध्यायी। पाणिनि द्वारा लिखित संस्कृत व्याकरण के ग्रंथ को अष्टाध्यायी के नाम से जाना जाता है। सुश्रुत क्या नाम है? सुश्रुत ने अपने चिकित्सा शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत ने अपने चिकित्सा शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा, कौन सा चिकित्सा? शल्य चिकित्सा के लिए इस्तेमाल होने वाले कितने प्रकार के औजारों का उल्लेख किया है? तो वो किया है 121। कितना किया है? 121 किया है। सुश्रुत ने अपने चिकित्सा शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा के लिए इस्तेमाल होने वाले कितने प्रकार के औजारों का उल्लेख किया? 121। भारत में व्यवहारिक ज्यामितीय का प्रणेता किन्हें माना जाता है? तो वो माना जाता है अपस्तंबा को। भारत में व्यवहारिक ज्यामिति का प्रणेता किन्हें माना जाता है? अपस्तंबा को। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए और उचित शब्द के आधार पर कीजिए। तो देखिए, बराहमिहिर की प्रसिद्ध कृति बृहत संहिता डैश में लिखी गई। तो कब लिखी गई थी? तो वो लिखा गया है छठी शताब्दी में। बराहमिहिर की प्रसिद्ध कृति बृहत संहिता कब लिखी गई? तो छठी शताब्दी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पाली ग्रंथों पर लिखी गई टीकाओं को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अटकथा। अटकथा। पाली ग्रंथों में लिखी गई टीकाओं को क्या कहा जाता है? अटकथा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दक्षिण भारतीय भाषाओं के
विकास क्रम को कालानुक्रम उचित रूप से प्रदर्शित करता है। तो इसका हो जाएगा आंसर तमिल कन्नड़ तेलुगु। तमिल कन्नड़ तेलुगु, टी तमिल कन्नड़ तेलुगु। निम्नलिखित में से ये है भारतीय दक्षिण भारतीय भाषाओं का विकास क्रम। सबसे पहले तमिल हुआ, फिर कन्नड़, फिर तेलुगु। अब आपको बताना है सही क्या है। ये एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे लास्ट क्वेश्चन। इसमें सही केवल एक है कि प्राचीन भारतीय समाज की मध्ययुगीन समाज में बदलने का मुख्य कारण भूमि अनुदान की प्रथा को माना जाता है। यही सही है कि प्राचीन भारतीय समाज को मध्ययुगीन समाज में बदलने का मुख्य कारक भूमि अनुदान की प्रथा को माना जाता है। ये सही है। दूसरा गलत। कह रहा है कि सरकारी अधिकारियों को भूमि अनुदान दिए जाने से उन क्षेत्रों में राजकीय नियंत्रण में वृद्धि हुई। तो गलत बात है, ये वृद्धि नहीं हुआ था। ठीक है, ये वृद्धि नहीं हुआ, बल्कि वृद्धि में गिरावट आया, राजकीय नियंत्रण में गिरावट आया। अब यहाँ से करंट अफेयर का प्रश्न देख लीजिए। हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया पद शोरा, समाचार पत्रों में शोरा क्या है? तो वो है जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल। जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल। वर्ष 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो सम्मानित किया गया है राम भद्राचार्य और गुलजार से। 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो 2023 में मिला है, वो किनको दिया गया है? तो राम भद्राचार्य और गुलजार को। राम भद्राचार्य संस्कृत के विद्वान है और गुलजार उर्दू के विद्वान है। ठीक है ना, इनको 58वां, ये उर्दू कवि हैं गुलजार। अच्छा, अब अगला सवाल देखते हैं 123 नंबर का। कह रहा है COP28 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन कौन है वो देखिए। तो 123 नंबर का सही जो हो जाएगा, दोनों ही पॉइंट क्या है, सही है कि COP28 का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ, जिसमें 197 देशों का प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो COP28 में कितने लोगों ने भाग लिया? तो 197 देशों ने भाग लिया। कहाँ हुआ COP28? दुबई में हुआ। कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात में। इस सम्मेलन में वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2050 तक 3 गुना करने का लक्ष्य घोषित किया। 2050 तक कितना गुना? तो 2-3 गुना करने का लक्ष्य किया। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए और सही कथन के बारे में बताइए। तो 1 और 4 क्या है? सही है कि भारत और फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की आधिकारिक घोषणा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में की गई। भारत और फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की आधिकारिक घोषणा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में की थी। दूसरा गलत है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का लक्ष्य 2050 तक 1000 गीगावाट सौर क्षमता तैनात करना है। तो ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि 2050 तक नहीं बल्कि 2030 तक करना है, 1000 गीगावाट सौर क्षमता तैनात करना। इसका मुख्यालय बताया जा रहा है कि नोएडा में है। डॉक्टर अजय सूद महानिदेशक हैं, ऐसा बोला जा रहा है। तो देखिए, नोएडा में नहीं है बल्कि गुरुग्राम में है। कहाँ है? गुरुग्राम में है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। और इसके जो डॉक्टर अजय सूद नहीं बल्कि अजय माथुर, कौन है? अजय माथुर, इसके महानिदेशक हैं। लास्ट सही कह रहा है कि माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है। माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है। देखिए, अब इससे रिलेटेड सारे पॉइंट हम एक बार कलेक्ट करके आपको याद करवा देता हूँ। ये पॉइंट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस माने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। सबसे पहला पॉइंट, भारत और फ्रांस का ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की आधिकारिक घोषणा कब किया था फ्रांस में मिलकर? तो 30 नवंबर को किया और 2015 को पेरिस में। 30 नवंबर और 2015 को पेरिस में। दूसरा पॉइंट याद कर लीजिए कि इसमें लक्ष्य रखा गया है 2030 तक का 1000 गीगावाट सौर क्षमता प्राप्त करने का। और इसका गुरुग्राम में, इंटरनेशनल सौर का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गुरुग्राम में। जिसके अध्यक्ष कौन है महानिदेशक? तो अजय माथुर हैं। कौन है? तो अजय माथुर हैं। और माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया। माल्टा 119वां देश बन गया है। ओडिसी अंतरिक्ष यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये और सही कथन के बारे में बताइए। तो उसका सही जवाब हो जाएगा दोनों ही ये सही है। ओडीसीसी अंतरिक्ष यान
ये चंद्रमा के अध्ययन से संबंधित नासा का एक महत्वाकांक्षी मिशन है। ओडिसीज क्या है? तो आप लोग को पता चल गया कि ओडेसिस अंतरिक्ष यान जो है वो चंद्रमा पर अध्ययन के लिए है और नासा से संबंधित है और यह महत्वाकांक्षी मिशन है। यह मिशन आर्टेमिस अभियान का हिस्सा है। एक आर्टेमिस अभियान का हिस्सा है कौन? ओडिसियस मिशन। अब हम लोग देखेंगे 126 नंबर का क्वेश्चन। एक तरफ है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और दूसरी तरफ है मेजबान देश कि कौन से सम्मेलन का कौन सा मेजबानी किया था। ठीक है, तो देख लीजिए आंसर होने जा रहा है 2-3-1। 2-3-1 यानी डी। मतलब सागरी लार्ज डायलॉग कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था सिंगापुर में। सांगरी ला डायलॉग कहाँ हुआ था? तो सिंगापुर में हुआ था। सांगरीला डायलॉग कहाँ हुआ? तो सिंगापुर में हुआ। ठीक है, और म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन कहाँ हुआ? तो जर्मनी में। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन जर्मनी में। और रायसीना डायलॉग भारत में। रायसीना डायलॉग भारत में। सांग्रीला डायलॉग सिंगापुर में। और म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन ये हुआ जर्मनी में। अगला, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कौन सही नहीं है ये बताना है आप लोग को। तो तीसरा नंबर सही नहीं है कि इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग 41 है, बिल्कुल नहीं। इसमें रैंक भारत का कितना है? 42वां रैंक है। कितना रैंक है? तो 42वां रैंक है। तो मैं आप लोग को सारी पॉइंट याद करवाता हूँ। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक जो है वो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा। और इस सूचकांक में शीर्ष रैंकिंग वाले यूएसए, यूके और फ्रांस हैं। कौन कौन है? तो यूएसए हैं, यूके हैं और फ्रांस हैं। ठीक है, फ्रांस है। और इस सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 42 रैंक है। 128 नंबर प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है कि लोकपाल के स्थापना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए और कौन से सही कथन है ये बताने कह रहा है 128 नंबर में। तो देख लीजिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका 1 और 4 सही है। लोकपाल के स्थापना के संदर्भ में कह रहा है। तो लोकपाल के स्थापना में लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत किया गया। तो ये पॉइंट बिल्कुल ही सही है कि लोकपाल की स्थापना लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत की गई। लोकपाल के एक अध्यक्ष बता रहा है स्टेटमेंट कि एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं जिसमें 50% न्यायिक सदस्य होते हैं। तो ये पॉइंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं जिसमें 50% न्यायिक सदस्य होते हैं। ठीक है, तो कितना होते हैं? एक अध्यक्ष और 8 अन्य सदस्य होते हैं। 7 नहीं, कितना होता है? 8। और ये जो लोकपाल की स्थापना है लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत की गई। और कब किया गया? तो यह अधिनियम जो है प्रभावी था 1 जनवरी 2014 से। 1 जनवरी 2014 से यह नियम जारी था। यह अधिनियम जारी हो गया। और सदस्यों के कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। तो ये जो होता है वो 70 वर्ष और 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष तो रहता है, ये 65 नहीं बल्कि 70 वर्ष तक आयु तक रहता है। ठीक है, 70 वर्ष तक। तो इस तरीके से सही हो गया। और लास्ट ये सही कर रहा है कि पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मानिक राव खानविलकर अजय मानिक राव खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो पूछे कि लोकपाल का नया अध्यक्ष कौन है? तो पूर्व न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मानिक राव खानविलकर है। अजय मानिक राव खानविलकर हैं। इससे अब देखिए लोकपाल की स्थापना से इस संदर्भ में कुछ पॉइंट्स हैं जो फटाफट मैं रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले ये जो लोकपाल का स्थापना हुआ था और ये हुआ था वो लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत हुआ था। और ये अधिनियम 1 जनवरी 2024 से लागू हुआ। और लोकपाल में कितने सदस्य होते हैं? तो एक अध्यक्ष होते हैं और 8 सदस्य होते हैं और जिसमें 50% न्यायिक सदस्य होते हैं। सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष और या तो 77 वर्ष, जो भी पहले हो। और अभी के जो वर्तमान में जो लोकायुक्त हैं वो अजय मानिक राव खानविलकर हैं।
अगला प्रश्न, 20 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री ने देश की सबसे बड़ी रेलवे टनल का शुभारंभ किया। इस टनल का संबंध में क्या सही है? तो इस संबंध जो सही है वो है केवल एक है, इसमें सारे के सारे प्रश्न के जवाब सही हैं। मतलब यह टनल जम्मू कश्मीर में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर है। यह टनल इस टनल का नाम T50 सुरंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसको 20 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री ने देश की सबसे बड़ी रेल टनल का शुभारंभ किया। ये टनल जम्मू कश्मीर में है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर है। 12.77 किलोमीटर T50 सुरंग खारी सुंबर सेक्शन के बीच पड़ती है। T50 सुरंग खारी सुंबर सेक्शन के बीच पड़ती है, 12.77 किलोमीटर लंबा है। सुरंग सर्वेक्षण का काम 1996 के आसपास शुरू हुआ था। सोच लीजिए, सुरंग सर्वेक्षण का काम कब शुरू हुआ? 1996 में ही, और अब जाकर उद्घाटन हुआ है, अब बनके तैयार हुआ है। अगला सवाल कह रहा है कि बिहार सरकार की पहल हर खेत सिंचाई का पानी और जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना के लिए किस संस्था द्वारा ऋण प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है? तो वो स्वीकृति दी गई है विश्व बैंक के द्वारा। बिहार सरकार की पहल हर खेत तक सिंचाई का पानी और जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना के लिए किस संस्था द्वारा ऋण प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है? विश्व बैंक। हाल ही में बिहार सरकार ने किनकी जयंती पर लोक संवेदना अभियान नामक 15 दिवसीय कार्यक्रम चलाने की घोषणा की है? तो वो घोषणा की है अटल बिहारी वाजपेयी के लिए। हाल ही में बिहार सरकार ने किनकी जयंती पर लोक संवेदना अभियान नामक 15 दिवसीय कार्यक्रम चलाने की घोषणा की है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के लिए। निम्न कथनों पर विचार करिए और विचार करने के बाद सही सत्य कथन का चयन करिए। तो देखिए सत्य कथन क्या है, तो केवल 2 ही सही कथन है कि 23वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का विषय सतत विकास और जलवायु न्याय के लिए नेतृत्व है। 23वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का विषय सतत विकास और जलवायु न्याय के लिए नेतृत्व है। पहला पॉइंट गलत है कि सुक्रिय आयोग का संबंध राज्य के मध्य वित्तीय हस्तांतरण से है। 132 का गलत है। सुक्रिय आयोग का संबंध राज्य के मध्य वित्तीय हस्तांतरण से नहीं होके बल्कि नौकरियों और शिक्षा में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ों वर्ग के तहत मराठों के लिए 10% आरक्षण निर्धारित करना है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत महिला विकास कार्यक्रमों पर कुल बजट का कितना प्रतिशत व्यय किया जाएगा? तो वो किया जाएगा 14%। 14% का मतलब 39,000 करोड़ रुपया, 39,000 करोड़ रुपया। और जेंडर बजट पहली बार वित्त वर्ष 2008 से 2009 के बीच में प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न 133 नंबर हो गया। 134, हाल ही में आदित्य 11 पर लगा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य यानी कि पापा नामक पेलोड ने किसके प्रभाव का सफलतापूर्वक पता लगाया है? तो वो पता लगाया है कोरोनल मास इजेक्शन का। कोरोनल मास इजेक्शन का। हाल ही में आदित्य 11 पर लगा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य यानी पापा नामक पेलोड ने किसके प्रभाव का सफलतापूर्वक पता लगाया है? तो कोरोनल मास इजेक्शन का। अगला क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े मुक्त आवागमन वाले क्षेत्र शेंगेन जोन में वीजा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूरोपीय यूनियन देश कौन सा है? तो वो है कोसोवो। विश्व के सबसे बड़े मुक्त आवागमन वाले क्षेत्र शेंगेन जोन में वीजा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूरोपीय यूनियन देश कौन सा है? कोसोवो। निम्न कथनों पर विचार करें
और असत्य कथन की पहचान करें। तो देखिए असत्य कथन कौन है, तो केवल दो ही असत्य कथन है। पहला पॉइंट कह रहा है जो कि सही है, दूसरा गलत है। कह रहा है कि स्वयं योजना की शुरुआत उड़ीसा सरकार द्वारा की गई है। तो हाँ, स्वयं योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, तो उड़ीसा सरकार के द्वारा। और सुचेता कर्नाटक सरकार द्वारा चलाई गई है। मातृ लाभ योजना है सुचेता। क्या ये सही है, तो नहीं, ये सही नहीं है। ये सुचेता नाम की 24 मीटर कैटामरन नौका, 24 मीटर कैटामरन नौका हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं द्वारा संचालित विद्युत प्रणोदन प्रणाली है। सुचेता क्या है, तो सुचेता है 24 मीटर कैटामरन नौका में हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं द्वारा संचालित विद्युत प्रणोदन प्रणाली है। अगला सवाल, करा निम्न कथनों पर विचार कीजिए और विचार करने के बाद बताइए असत्य कथन कौन है। तो देखिए विचार करिए और बताइए। तो इसमें सभी तीनों के तीनों ही क्या है, तो असत्य कथन है। करा कि असम फरवरी 2024 में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है। तो क्या यह बात सही है, तो देखिए हाल ही में त्रिपक्षीय सॉरी हाँ ये जो है असम नहीं होगा, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश होगा। क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अब क्वेश्चन को पढ़िए। अरुणाचल प्रदेश में फरवरी 2024 में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है। कौन बन गया, अरुणाचल प्रदेश। नौसैनिक अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण भारत में शुरू हुआ है। तो ये 16वां संस्करण भारत में नहीं बल्कि मालदीव में शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है, मालदीव में शुरू हुआ है। दोस्ती अभ्यास में श्रीलंका, भारत और मॉरिशस शामिल है। तो ये बिल्कुल ही गलत है। ये कौन कौन है इसमें, तो श्रीलंका है, भारत है, मॉरिशस ना होके मालदीव है। कौन है, मालदीव है, ठीक है, मालदीव। तो दोस्ती अभ्यास में कौन कौन शामिल है, तो श्रीलंका, भारत और मालदीव। निम्न कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। तो चलिए करते हैं सत्य कथन का चयन। तो इसमें सत्य कथन तो ना तो एक है और ना ही दो है, ठीक है, सॉरी, ना तो एक है ना तो दो। क्यों, क्योंकि देखिए इंडियन स्कीमर एक प्रकार की मछली की प्रजाति है, ये पूछ रहा है। तो नहीं, ये मछली नहीं है, बल्कि इंडियन स्कीमर IUCN IUCN रेड लिस्ट की सूची में संकटाग्रस्त स्थिति में एक पक्षी है, ना कि मछली है। क्या है, एक पक्षी है। इंडियन स्कीमर क्या है, पक्षी। IUCN की रेड लिस्ट में, जो कि मुख्यतः सर्दियों में भारत के पश्चिम और पूर्वी तटीय मुहानों पर पाए जाते हैं। देखिए एशियाई जल पक्षी गणना 2023 हुआ था। 2023 में एक जल पक्षी गणना हुआ था, जिसके अनुसार आंध्र प्रदेश का, कहाँ, आंध्र प्रदेश का एक वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है कोरिंगा। कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ, कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य में 250 भारतीय स्कीमर्स देखे गए थे, ठीक है। और ये यानी ये गलत है, बल्कि मछली नहीं, ये पक्षी है। और दूसरा सही है कि उनका कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेल का महत्व समझाना है, खेल का महत्व समझाना है, ठीक है। और यूविका इसका कुछ फुल फॉर्म होता है, ये याद रख लीजिए, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। निम्न कथनों पर विचार करिए और असत्य कथन के बारे में बताइए। तो इसमें दोनों ही क्या है, असत्य कथन है। कह रहा है चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए नामक अभियान की शुरुआत की गई है। तो देखिए चुनाव आयोग गृह मंत्रालय के साथ नहीं बल्कि शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ अब नामक अभियान की शुरुआत की।
राष्ट्रीय विज्ञान 2024 का थीम वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान है, जो भी गलत है। 28 जनवरी को आपको पता होगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, और जिसका थीम था विकसित भारत के लिए, विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी, स्वदेशी प्रौद्योगिकियां, विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकियां, स्वदेशी प्रौद्योगिकियां। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या कह रहा है, निम्न कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन के बारे में बताइए। तो इसमें केवल 2 सही होगा, पहला गलत, दूसरा सही। विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर को बेसा शैली में बनाया गया है, जो कि गलत है। ठीक है, ये मंदिर ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन राजस्थान के पाली जिला के जाडन गांव में, कहाँ, पाली जिला के जाडन गांव में, पाली जिला राजस्थान के पाली जिला के जाडन गांव में किया गया, जिसे नागर शैली में बनाया जा रहा है। कौन सी शैली में, बेसा शैली में नहीं, बल्कि नागर शैली में बनाया जा रहा है। ठीक है, और नागर शैली का प्रचलन हिमालय और विंध्य पहाड़ों के बीच की धरती में पाया जाता है। नागर शैली का प्रचलन हिमालय और विंध्य पहाड़ों के बीच की धरती में पाया जाता है। कोयला रसद योजना, कोयला रसद योजना का मुख्य उद्देश्य कोयला परिवहन का आधुनिकीकरण करना है। कोयला रसद योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कोयला परिवहन का आधुनिकीकरण। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है अगला प्रश्न कि समाचार पत्रों में देखे जाने वाले शब्द के संबंध में कथनों पर विचार करें। तो देख लेते हैं, समाचार पत्रों में देखे जाने वाले शब्दों पर विचार कर लेते हैं, और विचार करने के बाद बताना है सत्य कथन। तो पहला तो सही कह रहा है कि सिटीजन कॉर्नर जल जीवन मिशन की एक पहल है। सिटीजन कॉर्नर क्या है, तो जल जीवन मिशन की एक पहल है। जूस जैकिंग का संबंध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है, तो नहीं, ये नहीं है। जूस जैकिंग क्या है, तो एक प्रकार का साइबर अपराध है। जूस जैकिंग क्या है, तो एक प्रकार का साइबर अपराध है। ठीक है, जिसके माध्यम से हैकर पब्लिक यूएसबी चार्जिंग स्टेशन में मालवेयर लोड कर देते हैं। देखिए कहाँ मालवेयर लोड करते हैं जूस जैकिंग के द्वारा। हैकर क्या करते हैं कि पब्लिक जो यूएसबी चार्जिंग स्टेशन में मालवेयर लोड कर देते हैं। बहुत खतरनाक है ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करिए, और विचार करने के बाद आप लोग को असत्य कथन के बारे में बताना है। तो बताइए कि असत्य कथन कौन है। ये दोनों ही असत्य कथन है। कह रहा है इकोसाइड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध मानने वाला स्वीडन पहला देश बन गया है। तो क्या ये सही है? नहीं। इकोसाइड या पारिस्थितिकी तंत्र की हत्या को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध मानने वाला यूरोप का पहला देश बेल्जियम बन गया है। कौन बन गया है? बेल्जियम बन गया है। ठीक है, स्वीडन नहीं बल्कि बेल्जियम बन गया है, बेल्जियम बन गया है। ठीक है, अगला खबरों में रहा बीडी का पूर्ण विस्तार वोमेन एक्सपर्ट्स इन द डिजिटल इकोनॉमी है। नहीं, वोमेन एक्सपोर्टर्स, ये एक्सपर्ट्स नहीं बल्कि एक्सपोर्टर्स होगा, एक्सपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स होगा, एक्सपोर्टर्स है। इन द डिजिटल इकोनॉमी होगा, इन द डिजिटल इकोनॉमी होगा। तो वोमेन एक्सपोर्टर्स इन द डिजिटल इकोनॉमी, ये वीडी का फुल फॉर्म है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करिए, और विचार करने के बाद बताना है सत्य कथन के बारे में बताना है। तो चलिए निम्नलिखित में से बताइए कि सत्य कथन कौन है। ठीक है, तो 143 का आंसर देख लीजिए क्या है। तो सत्य कथन केवल एक है कि विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा निदेशक, विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा निदेशक बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला गीता बत्रा है। कौन है? बत्रा, गीता बत्रा है। ठीक है, गीता बत्रा विश्व बैंक की विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा निदेशक जीईएस बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला गीता बत्रा है। और दूसरा करा कि होमसेव एटम जो सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट को आईआईटी कानपुर ने विकसित किया है। नहीं, आईआईटी कानपुर ने विकसित नहीं किया है दूसरा को। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा कि आईआईटी मद्रास द्वारा। कहां पर? कानपुर के द्वारा नहीं बल्कि मद्रास के द्वारा। ठीक है, ये बात सही होगा। तो
ये पॉइंट गलत है, मतलब होमोसेप एटम, क्या नाम है, होमोसेप एटम, जो सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट है, उसको आईआईटी कानपुर ने विकसित किया है नहीं, बल्कि आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। चलिए 144 नंबर, निम्न कथनों पर विचार करिए और असत्य कथन को बताइए। तो देखिए असत्य कथन कौन है, ये दोनों ही असत्य कथन है कि रोहतास और जमुई में केंद्र सरकार ने निकेल क्रोमियम खदानों की निविदा के लिए नोटिस जारी किया है, तो ये गलत है। ये बल्कि औरंगाबाद और रोहतास में, कहाँ, औरंगाबाद और रोहतास में। अब पढ़िए क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को, और फिर याद करिए। औरंगाबाद और रोहतास, ठीक है, औरंगाबाद और रोहतास। औरंगाबाद रोहतास में केंद्र सरकार ने निकेल क्रोमियम खदानों की निविदा के लिए नोटिस जारी किया है, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यानी ये गलत था, अब सही मैंने बता दिया, ये कहाँ, रोहतास जमुई नहीं, बल्कि औरंगाबाद और रोहतास। वस्त्र मंत्रालय द्वारा बिहार के 7 जिलों में अर्बन हाट खोला जाएगा, 7 जिलों में अर्बन हाट खोला जाएगा। यहाँ पे 7 जिला में अर्बन हाट नहीं, बल्कि 6 जिला में अर्बन हाट खोला जाएगा। आप नाम याद रखें कौन सा जिला है, तो पटना, गया, पटना, गया, दरभंगा, सिवान, पटना, गया, दरभंगा, सिवान, 4 गो हो गया। और 2 गो और याद रखिए, नालंदा और भागलपुर, नालंदा और भागलपुर, भागलपुर हो गया। पटना, गया, दरभंगा, सिवान, नालंदा और भागलपुर। 145 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सत्य कथन को बताइए। तो सत्य कथन बताने चलिए, तो वो है केवल दूसरा, ये सत्य है। बाकी गगनयान मिशन में केवल मानव युक्त मिशन शामिल है, तो गगनयान मिशन में मानव युक्त और मानव रहित दोनों मिशन शामिल है। मानव युक्त मिशन तो है ही, और साथ ही साथ मानव रहित मिशन भी शामिल है, मानव रहित मिशन शामिल है। गगनयान के सभी मिशनों के लिए इसरो अपने LVM LVM-3 रॉकेट का उपयोग किया है, उपयोग करेगा। गगनयान के सभी मिशनों के लिए इसरो कौन सा रॉकेट का उपयोग करेगा, तो LVM-3 का। 146 नंबर, सत्य कथन को चुने। सत्य कथन को चुनिएगा तो केवल एक है कि देश का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण बेंगलुरु में किया जाएगा। देश का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो बेंगलुरु में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कूली छात्रों के लिए एक सप्ताह में एक बार बैगलेस स्कूल मनाने का फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कूली छात्रों के लिए सप्ताह में एक बार बैगलेस स्कूल मनाने का फैसला किया जा रहा है। तो क्या ये उत्तर प्रदेश में की सरकार कर रहा है क्या, नहीं, ये मध्य प्रदेश की सरकार कर रहा है। कौन, किस राज्य की सरकार कर रहा है, मध्य प्रदेश की। 147 नंबर कि निम्न कथनों पर विचार करिए और असत्य कथन के बारे में बताइए। तो इसमें असत्य कथन दोनों ही हो जाएंगे कि सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी वाला टाइगर रिजर्व सरिस्का टाइगर रिजर्व है, जो कि सरासर गलत है, ठीक है, सरिस्का टाइगर रिजर्व नहीं है। ये नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व है। सर्वाधिक तेंदुओं वाला टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो नागा अर्जुन सागर, नागार्जुन सागर श्री सैलम सैलम टाइगर रिजर्व है, श्री सैलम टाइगर रिजर्व। नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी वाला टाइगर रिजर्व है, न कि सरिस्का टाइगर रिजर्व। दूसरा करा तेंदुओं के उच्चतम घनत्व वाला टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्री सैलम रिजर्व है। ये वाला सरिस्का है, इसके लिए सरिस्का बोलिएगा, तो इसमें उल्टा कर दिया गया है, तो आप इसको याद रखिए। कह रहा है कि तेंदुओं के उच्चतम घनत्व वाला टाइगर रिजर्व सरिस्का टाइगर रिजर्व है, और सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी वाला टाइगर रिजर्व कौन है, तो नागार्जुना सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व है। 148 नंबर में सत्य कथन बताने कह रहा है, ना तो एक है सही ना तो दो। सीरिया के न्यायाधीश नवाब सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया, तो ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, क्योंकि ये सीरिया के नहीं बल्कि लेबनान के हैं। कहाँ के हैं, लेबनान के हैं। लेबनान के न्यायाधीश नवाब सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया।
दूसरा देख लीजिए, कह रहा है डेनमार्क समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बहुसंख्यक रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया है, जो कि गलत है। ये कौन बन गया है पहला देश? तो ग्रीस बन गया है। ऐसा करने वाला कौन है? तो ग्रीस है। ठीक है, ग्रीस है। तो ये दोनों ही गलत था। अगला 149 नंबर, कह रहा है सही सुमेलित करना है। ठीक है, तो सही सुमेलित करिए पुट के माध्यम से। तो इसमें केवल एक सही होगा कि 28 फरवरी को जानते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। लेकिन चप चार कूट महोत्सव मिजोरम में, न कि मध्य प्रदेश में। मिजोरम में, कहाँ? मिजोरम में, मध्य प्रदेश में नहीं। चप चार कूट कहाँ? मिजोरम में। और 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली दिवस कहाँ मनाया जाता है? कहाँ मनाया गया है? तो चंडीगढ़ में। कहाँ मनाया गया? चंडीगढ़ में। कहाँ? चंडीगढ़ में। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, चपचार कूट महोत्सव मिजोरम में, 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली मनाया गया चंडीगढ़ में। इसके अलावा और याद कर लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव याद कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव याद कर लीजिए। ये मनाया गया है 1 से 3 मार्च 2024 को कोलंबो में। 1 से 3 मार्च 2024 को कोलंबो में। ठीक है, और केला महोत्सव भी याद कर लीजिए। केला महोत्सव बुरहानपुर में, जो कि मध्य प्रदेश में, बुरहानपुर में, जो कि मध्य प्रदेश में है। और तभी महोत्सव याद कर लीजिए कि कहाँ मनाया गया है। तभी महोत्सव, तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। जम्मू कश्मीर में तभी महोत्सव। और 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया गया है? 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है मध्य प्रदेश में। तो आप इतनी पॉइंट याद रखिएगा। देखेंगे लास्ट प्रश्न, इसमें सत्य कथन की पहचान करने का रहा है। तो इसमें दोनों ही सत्य कथन है कि गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का समापन हुआ। तो हाँ, सही है। तो गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का क्या होता है? समापन होता है। फिर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 71 पदक के साथ समग्र रूप से शीर्ष स्थान पर रहा। तो ये भी बात सही है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 71 पदक के साथ समग्र रूप से शीर्ष स्थान पर रही है। तो ये दोनों ही पॉइंट सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 150 नंबर क्वेश्चन का सेट खत्म हो गया। तो ये सेट संख्या 4 था एनसीईआरटी हिस्ट्री का। अब आप लोग से मिलते हैं सेट संख्या 5 से। ठीक है, 5 नंबर में मिलते हैं, जो कि मेडाइवल हिस्ट्री का होगा। तो मिलते हैं आप लोग को अगले वीडियो में। लेकिन तब तक आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको कोई सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।